कोई भी मूवी है, हर मूवी में ना एक पुराना पेड़ दिखाया जाता है। पेड़ उगाना है हमें तो उसके बीज को ही तो डालते हैं, बीज मतलब सीड को ही तो डालता है। एनसीईआरटी भी यही बोलते हैं ना कि भाई अब तुम पूरा पढ़ चुके हो, तो अब मैं बस नाम बोलूंगा और तुम खुद से रिलेट करोगे। नोड्स वो वाला पार्ट है बेटा जहां से पत्ती उग रही है। आप देख रहे हो यहाँ से लीफ उग रही है, यानी दिस इज नोड। एक सेंटर में है लेकिन लोक्यूल बन रहे हैं तो एक्साइल प्रेजेंटेशन। पेरीफेरी पे है तो पेराइटल प्रेजेंटेशन। सेंटर पे है और कोई लोक्यूल नहीं है तो सेंट्रल प्रेजेंटेशन। हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो मेरा नाम है सुप्रिया कौशिक और मैं वापस आई हूँ आपके लिए एक ब्यूटीफुल से चैप्टर का वन शॉट लेके, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म्स के अंदर यानी प्लांट्स के सबसे एडवांस प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, इसके बारे में हम दो चैप्टर्स को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। एक इसकी बाहरी अपीयरेंस मॉर्फोलॉजी के ऊपर, एक इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी को एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज बात है, पहले लुक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, है ना। पहले हम बाहरी अपीयरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं, मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यस गाइस, पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और अच्छी बात यह है कि पहले एनसीईआरटी में ना बहुत सारा आता था, अब एनसीईआरटी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, तो अपने लिए तो अच्छा है। तो वही करेंगे बेटा हम लोग। और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, वो भी आपको मिल जाएंगे इस पीडीएफ के अंदर, और पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं ब्यूटिफुल सा चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, राइट। तो चलिए, मॉर्फोलॉजी के अंदर ये तो क्लियर है कि मॉर्फोलॉजी के अंदर हमारे को फ्लावरिंग प्लांट्स का डिटेल पढ़ना है। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं बच्चा? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में हमारे को पढ़ाई करनी है, गॉट इट। चलिए, तो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर फ्लावर कैसा है, फ्लावर के पार्ट्स कैसे हैं, इनका अलाइनमेंट कैसा है ना। और आपको प्लांट में जो बाहर से दिखता है, जैसे रूट दिखती है, शूट दिखती है, लीफ दिखती है ना, वो पढ़ेंगे, उनका अरेंजमेंट पढ़ेंगे। फिर फ्लावर दिखता है, फ्लावर के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो हमारे को बाहरी अपीयरेंस से दिखती है मॉर्फोलॉजी के अंदर, हमें वो कवर करना है, राइट। जैसे हम एक सीड ग्रो करते हैं तो सीड से नीचे रूट निकलती हैं, ऊपर शूट निकलता है, ये देखो, फिर ऊपर फ्लावर बनता है। तो ये हमारे को बहुत डिटेल में पढ़ना है, राइट। अब इसमें क्या क्या होगा, क्या है नोड, क्या है इंटरनोड, क्या है बड, सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर मॉर्फोलॉजी क्या है, क्या मतलब है इस चैप्टर के नाम का। तो चैप्टर के नाम को क्लियर करते हैं सबसे पहले। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फॉर्म और एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। प्लांट के एक्सटर्नल फॉर्म्स, प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, उसके बारे में पढ़ाई करने को ही हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। यानी इसके अंदर हम प्लांट्स के ऑर्गन जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड, इन सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लो जी, ये तो क्लियर हो गया। मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसकी पढ़ाई को ही हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे बेटा, शुरुआत करेंगे रूट से, है ना। शुरुआत करेंगे रूट से, स्टेम से, लीव से, फिर देन इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला आता है भाई, देवी और सज्जनों स्वागत कीजिए रूट्स का। ठीक है, सबसे पहले आता है रूट्स। रूट्स जो होती है बेटा, अब रूट्स क्या है, कैसे बन रही हैं, सारी चीजें समझनी है। ठीक है, अब सीड में आपने देखा होगा, है ना, अभी तो मैं डाइकॉट सीड बना रही हूँ, तो इसके अंदर रेडिकल होता है। ये तो हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, रेडिकल, प्लीम्यूल, है ना। तो रेडिकल से के इलोंगेशन से बनती है रूट और प्लीम्यूल के इलोंगेशन से बनता है शूट। ठीक है, इसके इलोंगेशन से क्या बनता है? शूट। तो अपने को क्या पढ़ना है बच्चा? पहले रूट। तो रूट में अब आप पढ़ेंगे, रूट में 3 टाइप के हमारे को रूट सिस्टम पढ़ने हैं। ठीक है, रूट्स में हम 3 टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा टैप रूट सिस्टम, है ना, सबसे पहले पढ़ेंगे टैप रूट सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, और फिर हम पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले टैप रूट सिस्टम से। टैप रूट सिस्टम में क्या आएगा? टैप रूट सिस्टम जो होती है बेटा, ये बनती है बाय द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, यानी रेडिकल ही नीचे इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो हमारी टैप रूट सिस्टम बनता है।
इसमें क्या होता है टैप रूट सिस्टम में, जैसे रेडिकल इलांगेट हुआ और पहली रूट बनी, फिर इसमें से दूसरी रूट्स बनी, सेकेंडरी रूट, फिर इसी सेकेंडरी रूट में से तीसरी रूट बनी, टर्शरी रूट, इस तरीके से रूट्स निकलती चली जाती है आगे की तरफ। इसे हम बोलते हैं क्या बेटा, टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट ग्रोज इनसाइड द सॉइल, तो सबसे पहले जो रूट ग्रो हुई वो कौन सी है, प्राइमरी रूट। फिर उसके बाद लैटरल रूट्स, यानी साइड में, जैसे हमारे हाथ भी लैटरल होते हैं ना, साइड में होते हैं, ऐसे इन रूट में भी प्राइमरी रूट के साइड में से रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी, टर्शरी, इस टाइप की रूट्स निकलती चली जाती हैं। जैसे आप यहाँ देखो, रेडिकल से सबसे पहले मोटी वाली जो है प्राइमरी रूट निकली, फिर प्राइमरी रूट से आप देखो साइड में निकली सेकेंडरी रूट्स, है ना, ये देखो सेकेंडरी रूट, फिर इस सेकेंडरी रूट से निकली टर्शरी रूट, है ना, फिर और आगे चल के छोटे छोटे रूटलेट्स निकले। तो इस तरीके से एक के में से एक निकल रही है, इसे हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। ये पूरा मिलके क्या बना देता है, टैप रूट सिस्टम बनाता है। इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड। बेटा एक चीज तो दिमाग में बिठा लो, मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी में से एग्जाम्पल पूछे भी बहुत जाता है, ठीक है, तो अपने को एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद करना है। गॉट इट। तो हमने क्या कर लिया अभी, टैप रूट सिस्टम में टैप रूट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब आता है दूसरा, कौन सा, फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके जी, ये मिलता है ज्यादातर मोनोकॉट्स के अंदर। आपको पता होना चाहिए एंजियोस्पर्म्स जो है बच्चा, ये दो प्रकार में है ना, मोनोकॉट्स होते हैं कुछ और कुछ डाइकॉट्स होते हैं। हालांकि मैं आपको अभी सीड पढ़ाऊंगी ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मोनोकॉट, मोनो मतलब केमिस्ट्री में मोनो, वन, है ना, जिसके अंदर एक कॉटिलिडन होगा उसको हम मोनोकॉट बोलेंगे। और ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर दो कॉटिलिडन होते हैं उनको हम डाइकॉट बोलते हैं। कॉटिलिडन मतलब क्या होता है, कॉटिलिडन जैसे मटर, है ना, मटर छोड़ो, वो तो याद है, मूंगफली तो खाते हैं, सर्दियां आ रही है मूंगफली खाएंगे, है ना, बैठे बैठे बस मूंगफली के छिलके निकाल के मूंगफलियां खाते रहते हैं, या चने। तो जैसे आप इनको दो हिस्सों में तोड़ पाते हो तो उन्हें हम बोलते हैं डाइकॉट। जिनके बीज को हम दो पार्ट में तोड़ पाएंगे दैट इज डाइकॉट। लेकिन जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जैसे चावल के दाने को तोड़ नहीं सकते, गेहूं के दाने को तोड़ नहीं सकते, दे आर मोनोकॉट्स, क्योंकि वो एक ही कॉटिलिडन है। लेकिन पी, बीन्स, ये सब कैसे है, डाइकॉट्स है, ठीक है। ये तो हो गए एक जनरल भाषा में। अभी हम धीरे धीरे आगे सारी चीजें कवर करेंगे। फिर आता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, अब इसमें होता क्या है, जो हमारी प्राइमरी रूट होती है वो इसकी शॉर्ट लिव्ड होती है, तो ये बाद में रिप्लेस हो जाती है बहुत सारी रूट से। यानी आप देखो इसके स्टेम से बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं, बिल्कुल बेस से ही निकल रही हैं, है ना। ऐसा नहीं है पहले एक निकलेगी उसके में से दूसरी निकलेगी उसमें से तीसरी निकलेगी, नहीं जी नहीं, एक में से ही बहुत सारी निकल रही हैं, उसे हम बोलेंगे फाइब्रस, है ना। तो ये टुगेदर फॉर्म द फाइब्रस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल इसका वीट, है ना, आ गया ना मोनोकॉट का एग्जाम्पल, ठीक है। तो भाई पहला हमने क्या पढ़ा, एक रूट निकलेगी टैप रूट में, फिर उसमें से सेकेंडरी निकलेगी, फिर उसमें से टर्शियरी निकलेगी, फिर रूटलेट्स निकलेंगे, ऐसे निकलेंगी। ये हो गई टैप रूट। फाइब्रस रूट में ऐसा कुछ नहीं है भाई, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, वो निकल के हट जाएगी और सारी की सारी रूट्स यहीं से निकलेंगी बेस से। ये हो गई हमारी फाइब्रस रूट। बल्ले बल्ले, बढ़ते हैं आगे। अब आती है हमारी सबसे फेवरेट, है ना भाई, सबसे फेमस भूतिया। हर भूतिया मूवी के अंदर, कोई भी हॉरर मूवी है, चाहे वो स्त्री मूवी है या वो कोई भी मूवी है या कृष्णा कॉटेज है, कोई भी मूवी है, हर मूवी में ना एक पुराना पेड़ दिखाया जाता है ना, जिसके अंदर भाई बहुत भूतिया होगा, या तो इस पर आत्मा रह रही होगी, या ऐसा कुछ डरावना सा। क्यों ऐसा क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि इसको देखने में ऐसा लगता है भाई इतना डेंजरस सा है। इसकी रूट्स साइड में भी निकल रही हैं, लटकती हुई रूट्स निकल रही हैं, ऊपर से नीचे तक लंबी लंबी रूट्स निकल रही हैं, तो इसके देखने की वजह से इसको भूतिया पिक्चर के अंदर रोल दिया जाता है, ठीक। इस रूट का नाम है एडवेंटिशियस रूट्स। रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट्स अगर ग्रो कर रही हैं, जैसे स्टेम से ग्रो कर रही हैं यहाँ, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। इसका एग्जाम्पल है, अच्छा पहले एनसीईआरटी में सब डिटेल में आता था कि इसके टाइप्स, मॉडिफिकेशन सब आते थे, लेकिन अभी हमारी एनसीईआरटी में यही बोलते हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स हैं जो अदर देन रेडिकल
ग्रो होती है ना। जैसे एग्जाम्पल ग्रास, मॉन्स्टेरा और बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, है ना। ये देखो ऐसी हॉरर मूवी में ऐसे नहीं दिखाया जाता ऐसे वाले पुराने पेड़, ये देख लो। कार्टून्स के अंदर भी कभी भूतिया पेड़, है ना, वो कौन सा कार्टून है उसके अंदर ऐसे दिखाया जाता है भूतिया पेड़। तो हर पेड़ में अगर भूतिया पेड़ दिखाना है तो बैनियन ट्री को दे देता है, क्योंकि उसके में से देखो इस तरीके से रूट्स निकल रही हैं, बट नॉट फ्रॉम द रेडिकल, फ्रॉम द अदर पार्ट, राइट। तो ये कैसी हो गई, एडवेंटिशियस रूट हो गई, है ना। तो भाई ये कंफ्यूज था, इसको भी हमने समझा दिया कि ये कौन सी रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। तो डरने की जरूरत नहीं है, पहले से बताते थे ये सांप लटक रहे हैं, ये किसी का हाथ लटका हुआ था, वही भूत बन गया, ठीक है। तो ये कंफ्यूज था, इसको हमने बता दिया। तो भाई हमारी तीनों टाइप की रूट जो है वो क्लियर हो गई। कौन सी, टैप रूट। टैप रूट कैसी होती है, रेडिकल से डायरेक्ट एलोंगेट होगी, इसके में से सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी, सेकेंडरी रूट में से टर्शरी निकलेंगी, फिर रूटलेट्स निकलेंगे, है ना। तो ये टाइप की रूट सिस्टम हो गया टैप रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में सारे बेस में से निकलेंगी, फाइब्रस रूट सिस्टम। और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम अदर देन रेडिकल निकलेंगी, वो हो गई हमारी टैप रूट सिस्टम, ठीक है। अब भाई रूट्स पढ़ रहे हैं तो रूट्स के फंक्शंस याद होना बहुत जरूरी है ना। तो रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, पानी और मिनरल को जमीन में से एब्जॉर्ब करके ऊपर प्रोवाइड करना, ठीक है, सारे पार्ट्स को प्रोवाइड करना। तो जमीन में से पानी को एब्जॉर्ब करना, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, रूट का है। साथ साथ प्लांट्स की, है ना, कहते हैं ना जिसकी जड़ें मजबूत होती है बेटा वो बहुत स्ट्रांगली खड़ा रहता है पेड़, है ना। तो भाई स्ट्रांग रूट्स क्या करती है, एंकोरेज, जोड़ने का, पेड़ को जमीन से जोड़ के रखने का काम किसका है बेटा, रूट्स का है। साथ साथ फूड रिजर्व को स्टोर करके रखती है, ठीक। और बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, है ना, जो ग्रोथ कराते हैं उनका फॉर्मेशन भी, उनका सिंथेसिस भी करती है। तो रूट्स के काम हो गए एब्जॉर्प्शन, एंकोरेज, स्टोरेज और सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। तो ये सारे काम हो गए बेटा रूट सिस्टम के। तो हमारे को इसी तरीके से पढ़ाई करनी है कि हम पहले रूट पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे, देन शूट पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे, और लीफ पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यस गाइस, हमारा क्या हो गया बेटा, रूट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब रूट का स्ट्रक्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, रीजन ऑफ रूट फ्रॉम टिप अपवर्ड ऐसे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले टिप से शुरू करेंगे। टिप क्या है बेटा, आप देखो आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। इसकी टिप जो होती है, ये रही इसकी टिप। इस टिप के ऊपर एक कवरिंग होती है, क्योंकि हमारा मेन पार्ट है ना, नीचे ग्रो करता रहेगा तो इसको कुछ होना नहीं चाहिए, तो इसकी कवरिंग को एकदम प्रोटेक्ट करके रखा जाता है विद दी रूट कैप, है ना। तो टिप को कवर कौन करके रखती है, रूट कैप करके रखती है। कैसी होती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रूट के एपेक्स को कवर करके रखता है और प्रोटेक्ट टेंडर रूट टिप वाइल पेनिट्रेटिंग सॉइल। जब सॉइल नीचे जमीन में पेनिट्रेट करेगी तो इसकी कवरिंग को प्रोटेक्ट कौन करेगी, रूट कैप करेगी, ठीक है। अब आते हैं बेटा रीजन, नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये वाला रीजन कहलाया जाएगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। इसके ऊपर एक रीजन होगा जो लंबा होता चला जाता है, रूट की लेंथ लंबी होती चली जाती है ना, तो रीजन ऑफ एलोंगेशन बोलेंगे। फिर बेटा जब सब मैच्योर हो ही जाते हैं ना, जब लड़के मैच्योर हो जाते हैं तो दाढ़ी मूछ आने लगती है, ऐसी जब हमारी रूट भी मैच्योर होती है तो उसकी भी दाढ़ी मूछ आने लग जाती है, ठीक है। तो ये रहा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जब ये मैच्योर होगा तो यहाँ पे रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आ जाओ गाइस, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट अबव द रूट कैप, रूट कैप के एकदम ऊपर कौन सा पार्ट होगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ना कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है। तो जस्ट अबव द रूट कैप होती हैं। इनकी सेल्स छोटी, थिन वॉल्ड और डेंस प्रोटोप्लाज्म की होती है, और एनसीईआरटी इसको हाईलाइट भी करता है पॉइंट को, ठीक है, कि ये छोटी, थिन वॉल्ड और डेंस प्रोटोप्लाज्म की होती है और एक्टिवली डिवाइड करती रहती है, यानी अपने नंबर बढ़ाती रहती है। तो सेल आगे ग्रो कर रही है ना, अपने नंबर बढ़ाई जा रही है, कैसे करके, माइटोसिस करके, ठीक है। माइटोसिस करेगी यानी प्लॉइडीज लेवल सेम रहेगा। मियोसिस मत लिख देना, मियोसिस का काम होता है डिवीजन करने का, हाफ क्रोमोसोम नंबर हाफ करेगा, लेकिन ये तो अपने जैसे सेल्स ही बढ़ा रहा है ना, तभी तो रूट की ग्रोथ होती जा रही है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। फिर इसके आगे आता है बेटा इसके ऊपर वाला रीजन,
इसके ऊपर रीजन कौन सा है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक भाई, हमने अभी पढ़ा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, इसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। इसकी सेल्स थोड़ी सी बड़ी और इलोंगेटेड होती हैं और ये रूट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसी ये जब लंबा होता चला जाता है तभी रूट की लेंथ लंबी होती है। फिर आता है इसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन, है ना। अब मैच्योर हो गए भाई, है ना, इनकी भी प्यूबर्टी आ गई है, तो भाई इनके भी हेयर्स ग्रो करेंगे। तो ये क्या है? इलोंगेशन रीजन के ऊपर होता है। इनकी सेल डिफरेंशिएट करके परमानेंट टिश्यू में बन जाती है, मैच्योर हो जाती है ना बेसिकली। तो कुछ एपिडर्मल सेल्स जो है वो क्या बनाएंगे? रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करेंगी। और रूट हेयर बहुत ही नाजुक धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं, है ना। तो भाई कितना सरल, कितना इजी हो गया। अब आपको जब ये डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा ना, तो फट देसी ऐसा डायग्राम बना देना है कि ऐसा ऐसा लेके ऐसे टिप बनाया, कोनिकल पार्ट, ये इसका टिप हो गया, इसके टिप के ऊपर आ गई रूट कैप, रूट कैप आ गई। ये वाला रीजन क्या कहलाया जाएगा? ये वाला रीजन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, है ना। अरे फिर ये इलोंगेशन वाला पार्ट रीजन ऑफ इलोंगेशन। बोर्ड को भी कुछ कुछ हो रहा है भाई। और फिर सबसे ऊपर बेटा मैच्योर होने के बाद क्या आती हैं? यस, दाढ़ी मूछें आती हैं, है ना। तो ऐसे ही बेटा मैच्योरेशन में क्या हो रहा है? ये वाला पार्ट क्या है बेटा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन के दौरान क्या हो रहा है? रूट हेयर्स बन रहे हैं। ये बेटा भाई सच में कुछ कुछ हो रहा है, रूट हेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये रूट हेयर बहुत ही थिन डेलिकेट होते हैं और वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। आप इसे अच्छा सा बनाना, ये तो मैं आपको रिवीजन करा दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लो जी, तो इसी के साथ क्या समाप्त हो गया हमारा? रूट पूरा का पूरा एनसीईआरटी सारी डिटेल में सारी कवर हो गई। अब करते हैं बेटा आगे स्टेम के बारे में। स्टेम क्या बोल रहा है? स्टेम बोल रहा है, स्टेम आखिर क्या है? स्टेम असेंडिंग पार्ट है एक्सिस का, जिसके ऊपर ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर, फ्रूट्स रहता है। बिल्कुल सही बात है ना। ये देखो ऊपर की तरफ जो पार्ट जा रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इसी को हम बोलते हैं स्टेम। ये प्लीम्यूल से डेवलप होता है। प्लीम्यूल क्या है? एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जो जर्मिनेटिंग सीड का एम्ब्रियो होता है उसके अपर टिप वाले पार्ट पे प्लीम्यूल होता है और यही प्लीम्यूल जो है आगे ग्रो करके क्या बनाता है? शूट बनाता है, स्टेम बनाता है। इसके ऊपर होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, नोड्स वो वाला पार्ट है बेटा जहां से पत्ती उग रही है। आप देख रहे हो यहाँ से लीफ उग रही है, यानी दिस इज नोड। यहाँ से लीफ पत्ती उग रही है, दिस इज व्हाट? नोड। ठीक है, लो भाई कलर कर दिया। दिस इज नोड क्योंकि यहाँ से लीफ उग रही है। दिस इज नोड, दिस इज नोड। अब नोड नोड के बीच में इंटरनोड, नोड नोड के बीच में इंटरनोड। तो इसके ऊपर नोड होते हैं जहां से लीफ अराइज होती है। इंटरनोड वो रीजन होता है जो दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अब आती है बेटा बर्ड्स। कुछ बर्ड होती है एकदम टिप पे, कुछ बर्ड होती है इधर एक्सिल में। व्हाट इज एक्सिल? दिस इज स्टेम, दिस इज लीफ, इन दोनों के बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सिल। तो इस एक्सिल में जो बर्ड है उसका नाम हमने रख दिया एक्सिलरी बर्ड। वेरी इजी, वेरी सरल, है ना। तो भाई बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट है? टर्मिनल पे भी है, टिप पे भी है और एक्सिल में प्रेजेंट है, एक्सिलरी बर्ड भी है। ठीक है, यंग स्टेम अक्सर ग्रीन देखने को मिलती है और मैच्योर स्टेम धीरे धीरे वो डार्क ब्राउन और लकड़ी वुडी बन जाती है ना। आपने देखा होगा जब चुन्नू सा पेड़ निकल के बाहर आता है, एकदम पतलू सा, ग्रीन सा, थिन सा होता है ना। जब छोटा बेबी आता है घर में तो एकदम नाजुक सा, पतलू सा होता है ना। फिर जब वो धीरे धीरे जिम शिम जाने लगता है, बॉडी शॉडी बन जाती है भाई उसकी, है ना, तो स्टेप हो जाता है। ऐसे बेटा जब छोटू सा बहुत प्यारा सा स्टेम निकलता है ना, तो बहुत यंग होता है, ग्रीन होता है, पतला होता है और धीरे धीरे जब उसके अंदर ग्रोथ होती है तो उसमें वुड बनती है ना, लकड़ी बनती है, स्टेम उसका थिक हो जाता है। गॉट इट? डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। सो दिस इज अबाउट स्टेम। तो स्टेम में देखो
अपर असेंडिंग पार्ट है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, इसके ऊपर लीव्स हैं, फ्रूट्स होंगे, ब्रांचेस होंगे, सब निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से वो वाला पार्ट जहाँ से पत्ती अराइज होती है उसे नोड बोलते हैं। यहाँ से देखो हो रही है, यहाँ से देख हो रही है। नोड नोड के बीच में नोड नोड के बीच में इंटरनोड कहलाया जाएगा, नोड नोड के बीच में इंटरनोड कहलाया जाएगा। साथ साथ बड होगी, टर्मिनल पे होगी टर्मिनल बड, एक्सिल में होगी। एक्सिल क्या होता है, इस तरीके से, ये जो बीच का पार्ट है एक्सिल, एक्सिल में होगी तो एक्सिलरी बर्ड कहलाई जाएगी। ठीक है, लो जी। अब बेटा स्टेम का फंक्शन क्या है? स्टेम का फंक्शन है बेटा ब्रांचेस को निकालने का। ब्रांचेस निकले जिसके ऊपर लीफ बने, फ्लावर बने, फ्रूट्स बने, साथ साथ वाटर मिनरल को भी करने का और फोटोसिंथेट्स को भी सब क्या कराने का, ट्रांसपोर्ट कराने का। ठीक है, अब भाई लीफ ने खाना बनाया, भाई नीचे जो रूट्स है जमीन के अंदर उनको भी खाना चाहिए, तो वहां तक खाना पहुंचाना एक पार्ट से तो होता हुआ जाएगा, एक चैनल से तो होता हुआ जाएगा। वो कौन है? वो स्टेम काम कर रहा है। ठीक है, नीचे रूट्स में जो पानी है वो ऊपर तक जाना है, तो एक रास्ते से होता हुआ जाएगा, वो रास्ता कौन है? स्टेम। हालांकि लेके जाएगा कौन? जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, ये वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, राइट, ये लेके जाएंगे। लेकिन जाइलम और फ्लोएम को रास्ता कौन देगा? स्टेम, है ना, इस रास्ते से जाएंगे, जैसे इस टनल में से होते ही जाएंगे, ऐसा समझ लो। ठीक है, कभी कभी ये मॉडिफाई हो जाते हैं खाने को स्टोर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। जैसे कांटे बन जाना प्रोटेक्शन में काम करेगा, टेंड्रिल्स बन जाना सपोर्ट में काम करेगा, स्टोरेज के लिए कितने सारे हम खाते हैं सब्जियां, वो स्टोरेज के लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, है ना, इन सब में, जैसे रोज का करते हैं हम, तो इन सब के अंदर स्टेम जो है अलग अलग कंडीशन में मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, तो यस गाइज, दिस इज व्हाट फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम भी हो गया। अब बढ़ते हैं पत्तियों की तरफ, लीव्स की तरफ। ठीक है जी, लीव्स क्या बोल रही हैं बच्चा? लीफ बोल रही हैं, लीफ के कुछ जर्नल फीचर्स, जैसे कि लीफ होती है लैटरल। लीफ के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं। लीफ लैटरल, लैटरल, डॉर्सल, वेंट्रल क्या है? जैसे मेरा जो अभी फेस है बिल्कुल कैमरे के तरफ है, तो दिस इज माय वेंट्रल पार्ट, है ना। मेरा जो हेड है दिस इज डॉर्सल पार्ट, तो दिस इज वेंट्रल, दिस इज डॉर्सल। और साइड में पंछी बने उड़ती फिर है, साइड में क्या है? लैटरल। तो लैटरल, लीफ भी तो जैसे मैं स्टेम हूं और ये लीफ है ना, दिस इज लीफ। ठीक है, तो दिस इज लीफ और ये स्टेम से जुड़ी हुई है। तो लीफ कैसी है? लेटरल में प्रेजेंट है ना। तो यस गाइस, लीफ लेटरल होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टेम के ऊपर ग्रो हैं, है ना। आप साइड में से लीफ को देखोगे ऐसे दिखेंगी, आगे से देखोगे ऐसे फ्लैट दिखेंगी, है ना, ऐसे फ्लैट दिखेंगी। लेकिन साइड में से देखोगे तो कैसे दिखेंगी, है ना, ऐसे दिखेंगी लाइन से। डेवलप कहां से होती है बच्चा? नोड से डेवलप होती है। एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट इन द एक्सिल में ग्रो इनटू ब्रांचेस। जैसे ये बना दी हमने स्टेम, लो जी, स्टेम बन गई, ये रही जी क्या, ये रही जी रूट्स। ठीक है भाई, अब ये रहा नोड, नोड, नोड। ठीक, अब नोड से क्या निकलेंगी? लीव्स निकलेंगी। ये निकल गई लीव्स, ये निकल गई लीफ, ये निकल गई लीफ, है ना। अब इसके एक्सिल में क्या है? इसके एक्सिल में है एक्सिलरी बर्ड, इनकी ब्रांचेस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो एक्सिलरी बर्ड एक्सिल में प्रेजेंट है ना, और वो ब्रांचेस बनाती हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होगा। अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर, पत्तियां कैसे अरेंज है? एक्रोपेटल ऑर्डर में। एक्रोपेटल ऑर्डर को देखो मैंने आगे ही लिख रखा है, यंगर लीव नियर द एपेक्स एंड ओल्डर लीव टुवर्ड्स द बेस। यानी जैसे जैसे ये प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो होएगा, है ना, जैसे जैसे ये प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो होता चला जाएगा तो वहां पे नई नई लीव्स भी आएंगी। बिल्कुल आएंगी जी, बिल्कुल आएंगी। पर ऊपर वाली जो लीव्स आएंगी वो कैसे आएंगी? वो कैसे आएंगी बेटा? छुटकू आएंगी, है ना, छुटकू लीव, छुटकू लीव और छुटकू लीव। तो लीव्स का इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि बेस की तरफ जो पत्तियां हैं वो बहुत बड़ी है ना। ये क्या है? बेस, ये क्या है? एपेक्स, है ना। एपेक्स पे जो लीफ है
वो कैसी है, यंगर लीव्स है, जो अभी अभी आई है ना, और कैसी है, स्मॉल है ना, और ये कैसे है बेटा, बड़ी लीव्स है, लार्ज। ठीक, ठीक है जी। तो यंगर लीव जो होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, और जो बेस के पास होती है वो लीव्स बड़ी होती है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर। क्या बोलेंगे बच्चा इसको, एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, लो जी, कितने प्यार से कंप्लीट हो गया। Acropetal order, young leaf near the apex and older leaf near the base. Most important vegetative organ for photosynthesis. जैसे खाना कहाँ बनता है जी, किचन में बनता है। प्लांट क्या खाना बनाता है, स्टार्च बना रहा है ना, तो भाई ये कहाँ बन रहा है, प्लांट का जो खाना बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, लीफ में बन रहा है। तो इसलिए किचन ऑफ द प्लांट हम किसको बोलते हैं, लीफ को बोलते हैं। ये वही पार्ट है बेटा, ये वही वेजिटेटिव ऑर्गन है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, अब लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाली सेल्स है ना, मेसोफिल सेल्स, कैसे अरेंज होती है, कहाँ होती है, वो हम पढ़ेंगे इसके अगले चैप्टर में। ठीक है, तो ये बात हो गई बच्चा लीफ की, है ना। क्या पढ़ा हमने, लीफ लैटरल होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, नोड से डेवलप होती है। एक्सिल में जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो क्या बनाती है बेटा, रूट्स ब्रांचेस का फॉर्मेशन करती है, और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती हैं। इनका एक्रोपेटल अरेंजमेंट होता है, यानी बेस की तरफ लीव्स बड़ी होती है, एपेक्स की तरफ लीफ छोटी होती है, और ये वही पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। अब लीफ के स्ट्रक्चर को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीफ के क्या क्या पार्ट है, कैसे कैसे पार्ट है, और उनका काम क्या है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले लीफ बेस से। ठीक है, लीफ बेस से, जैसे जी ये रही हमारी स्टेम। चलो अब मैं थोड़ी स्टेम ब्राउन बनाती हूँ, है ना, कि अब ये बड़ी हो गई है, अब ये जवान स्टेम हो गई है। ठीक, ये रही रूट्स। अब इस जवान स्टेम पे लीफ है, तो ये देखो ऐसे बनाऊंगी मैं, है ना, अच्छे घर की खाती पीती घर की है ये लीफ। ठीक, अब लीफ का जो बेस है ये, है ना, दिस इज लीफ बेस। ये क्या कहलाया जाएगा, लीफ बेस। इन लीफ बेस में कभी कभी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। लीफ बेस जो होता है ये लीफ को स्टेम से अटैच करके रखता है, और इसके पास कभी कभी स्टिप्यूल्स भी होते हैं। स्टिप्यूल क्या होता है, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। देखो ये दिख रहे हैं, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट्स नॉट लीफ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टिप्यूल बोलेंगे। अब लीफ बेस मोनोकॉट्स के अंदर कभी कभी और ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है ना, शीथ बनाता है, जो कि चारों तरफ या तो फुली या फिर पार्शली कवर करके रखता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ का जो लीफ बेस है बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया, और इसने स्टेम को चारों तरफ से घेर लिया, है ना। तो इस तरीके के शीथ का फॉर्मेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स के अंदर, है ना। ये देखो लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड यानी लीफ की पत्ती, ये वाली, ये रही लीफ की पत्ती, और इसका जो स्टेम है, ये देखो बेस है, लीफ बेस, वो बहुत ज्यादा फैल गया और इस स्टेम को कवर कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं शीथ। और जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं कभी कभी उनके अंदर लीफ बेस इतना ज्यादा सूज जाता है, ऐसे देखो स्वेलन सा हो जाता है ना, जैसे वो नहीं होता मूवी में ऐसा मुक्का मारते तो आंखें से सूज जाती है ना, वैसे बेटा यहाँ पे क्या हो गई है, ये बहुत ज्यादा स्वेल हो गई है, सूज गई है ना, तो इसको हम बोलते हैं पल्वाइनस। ये पल्वाइनस बोलो, पल्विनस बोल लो, ये किस में मिलेगा आपको, लेग्यूम्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपको बेटा एग्जाम्पल्स याद करने हैं कि दो केस है, एक लेग्यूम्स का, एक मोनोकॉट्स का। मोनोकॉट्स के अंदर कैसा हो रहा है कि मैम वो एक्सपैंड हो जा रहा है शीथ की तरह, वो फुली भी कवर कर सकता है, वो पार्शली भी कवर कर सकता है, ठीक है, उसको हम शीथ बोलते हैं। बट कभी कभी ये स्वेलन हो जाता है, सूज जाता है, किसके अंदर, लेग्यूम्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्विनस बोलते हैं। वेरी इजी, ठीक है। चलो ये हो गई बात लीफ बेस की। अब आती है टिपिकल लीफ के स्ट्रक्चर का पार्ट। टिपिकल लीफ के अंदर एक तो लीफ बेस हो ही गया, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पिटियोल, है ना। लीफ की डंडी को हम बोलते हैं पिटियोल, ठीक, लीफ की डंडी को हम क्या बोलते हैं, पिटियोल। और फ्लावर की डंडी को, ये भी ध्यान रखना,
है ना। फूल देते हैं हम किसी को तो सीधा फूल थोड़ी पकड़ते हैं, फूल की डंडी पकड़ते हैं, तब हम किसी को फूल देते हैं, ये लो जी आपके लिए। तो ये जो फूल की डंडी होती है इसे हम पेडिसल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, फूल की डंडी और लीफ की डंडी दोनों का नाम अलग अलग है ना, डंडियों का नाम अलग है। इसकी डंडी का नाम है, स्टॉक का नाम है पिटियोल, इसकी स्टॉक का नाम है पेडिसल। गॉट इट। तो अभी हम लीफ की बात कर रहे हैं, दिस इज पेटियोल। एंड गाइस, जो लीफ का, चलो जी ठीक है, लीफ की जो बाउंड्री होती है ना, इसको हम बोलते हैं लीफ मार्जिन, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन। मार्जिन, इसके अंदर एक मेन मिडरिब होती है और साइड में निकली हुई इस तरीके से छोटी छोटी वेन्स होती है। ठीक है ना जी, ऐसे तो होता है। तो अब देख लो, सबसे पहले पार्ट ऑफ अ टिपिकल लीफ में पिटियोल पढ़ेंगे। ये वो स्टॉक है जो लीफ ब्लेड को स्टेम से जोड़ के रखता है। लीफ ब्लेड क्या था, लीफ ब्लेड बेटा वो पूरा ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, यानी इसको मैं क्या बोलूंगी बच्चा, इसको मैं बोलूंगी लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड, ये लीफ ब्लेड को, तो ये क्या कर रहा है, इस लीफ ब्लेड को इस स्टेम से जोड़ने का काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात। पिटियोल जो होता है वो स्टेम को लीफ ब्लेड के साथ जोड़ के रखता है। ये लेमिना को टुवर्ड्स द लाइट एक्सपोज करके रखता है। हम लीफ ब्लेड बोल सकते हैं या लेमिना बोल सकता है। तो पत्ती जो है ऐसे इस तरीके से, पत्ती जो है इस तरीके से जो है सनलाइट के एक्सपोजर में रहती है। ये लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल होता है। आप देखोगे पत्ती की जो डंडी होती है बड़ी फ्लेक्सिबल होती है ऐसे, है ना। तो बहुत लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल होती है जो कि विंड में फ्लटर करती रहती है। अब डंडी की वजह से ही तो लीफ ऐसे ऐसे फ्लटर कर पाएगी, है ना। तो इट फ्लटर्स इन द विंड, जिसकी वजह से लीफ को कूलिंग और फ्रेश एयर महसूस होती है। ठीक है, कूलिंग हो पाती है उसकी। अब लेमिना, लेमिना क्या है, लीफ ब्लेड। ठीक है, इसको हम लैमिना भी बोल सकते हैं, लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं। ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है, इसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स पाए जाती हैं। मिड रिब सेंट्रल वेन होती है, ये वाली सेंट्रल वेन होती है, और साइड वेन्स जो होती है बेटा, ये लीफ को एक रिजिडिटी, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जैसे हमारी बॉडी का एक बेसिक फ्रेमवर्क कौन है बेटा, है हमारी हड्डियां, फिर उसमें से वेन्स निकल रही हैं। इसी तरीके से प्लांट की जो ये बेसिक फ्रेमवर्क है वो कौन बना रहा है, वो वेन्स बना रहा है, जिसकी वजह से इसको रिजिडिटी मिल रही है। और साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह भी काम कर रहा है, जो वाटर मिनरल फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगी। इनके अंदर बड़ी सारी अलग अलग शेप की होती हैं। ठीक है, तो शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेक्स, एक्सटेंट, सब लीफ का अलग अलग आपको देखने को मिलता है। आप कहीं चले जाओ बेटा, है ना, सब उस उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल घूमने चले जाओ, है ना, किसी हिली एरियाज पे चले जाओ, डेजर्ट चले जाओ, इधर है ना दिल्ली एनसीआर में घूम लो, आपको हर जगह अलग अलग टाइप की लीव्स देखने को मिलेंगी, है ना। और लीव्स जो होती है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट भी चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि आप पहाड़ों पे जाओगे आपको कोनिकल टाइप की लीव्स भी देखने को मिलेंगी। गोवा चले जाओ, गोवा के पेड़ों की लीफ अलग होती हैं, है ना। आप वहां चले जाओ, डेजर्ट चले जाओ, वहां पे अलग है। तो आप देखोगे बेटा कि शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एक्सटेंट सबका, है ना, लीफ टाइप का अलग अलग होता है ना। हर टाइप का जैसा भी लीफ टाइप होगा, उस लीफ टाइप का शेप अलग होगा, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एक्सटेंट सबका अलग अलग होगा। ठीक, ठीक है जी, ये दोबारा गया। अब देखो, क्योंकि हमने वेन्स की बात करी थी, तो अब बारी है बेटा वेन्स के बारे में डिटेल में जानने की। अब वेन्स क्या है, ये देखो बीच वाली क्या है, मिड रिब। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, दिस इज मिड रिब। ये क्या है, बीच वाली मोटी ताजी हट्टी कट्टी, है ना, ये होती है हमारी मिड रिब। डन है जी। अब इस मिड रिब से क्या निकल रहा है, इस मिड रिब से तो मैम छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं। हाँ जी बेटा, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, है ना, नान खट्टाई वाले की तरह, मेरठ की मशहूर नान खट्टाई ही खाएंगे।
तो देखो ये छोटी छोटी ब्रांचेस जो निकल रही हैं ये क्या होती हैं बेटा, वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना, ये वाला पार्ट क्या है, लैमिना। इस लैमिना के अंदर वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं। अगर वो एक नेटवर्क जैसी हैं, जैसे ये एक लीफ, इसके अंदर ये नेटवर्क जैसी अगर वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट है, इस टाइप के वेनेशन को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। क्योंकि वेनेशन क्या है, इन वेन्स का अरेंजमेंट। अगर ये नेटवर्क जैसा है तो रेटिकुलेट वेनेशन, लेकिन अगर ये इस तरीके से पैरेलल है ना, तो इसे पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन अक्सर आपको डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलेगा। अगर आपको पत्ती दे दी जाए, है ना, आपके एग्जामिनर पूछ लें कि इन दोनों पत्ती में से ये बता दो कौन सी मोनोकॉट है, कौन सी डाइकॉट है ना, आपको आपके सामने दो प्लांट रख दिया, अब आपसे बोला जा रहा है बता दो कौन सा मोनोकॉट है, कौन सा डाइकॉट है, तो आप मॉर्फोलॉजी से भी आइडिया लगा सकते हो। आप उनकी पत्तियां देख लो, उनकी लीफ के अंदर अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है नेटवर्क जैसे, तो वो डाइकॉट है ना, ऐसा अरेंजमेंट है तो वो मोनोकॉट है। डन। तो भाई हम वेनेशन से भी डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। रेटिकुलेट वेनेशन एक नेटवर्क जैसा बनाएगा डाइकॉट्स के अंदर, और पैरेलली अगर होगा तो मोनोकॉट। ठीक है, तो ये भी पूरा क्या है, लैमिना। लैमिना के अंदर वेन्स का अरेंजमेंट इज वेनेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो हमने लीफ के पार्ट की बात करी है। दिस इज स्टेम, दिस इज पेटियोल एंड दिस इज लीफ ब्लेड और लैमिना। इसमें लीफ बेस के पास कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टिप्यूल हो सकते हैं, और इसके एक्सिल में एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगी, और ये बिल्कुल जहां से पत्ती स्टेम से जुड़ रही है वो लीफ बेस। तो अगर पीछे से आगे की तरफ मार्क करूं तो नंबर 1 लीफ बेस, फिर दूसरा पेटियोल और तीसरा लैमिना। ठीक, ये एक लीफ के पार्ट हो गए हैं। देन अब बढ़ते हैं, मैम लीफ कितने टाइप की हैं? लीफ बेटा 2 टाइप की है, एक होती है सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड लीफ। ठीक है, चलो जी देख लो, ये बनाया हमने स्टेम। स्टेम क्यों ना मोटा बनाया जाए, ये रहा स्टेम, ये रहा स्टेम, और ये भी रहा स्टेम। ठीक, अब स्टेम के ऊपर क्या होगा बेटा, हमें लीफ बनानी है, तो सबसे पहले लीफ बेस। ये लो जी, लीफ बेस बनाते हैं, क्योंकि मैं 3 लीफ बनाऊंगी। ठीक, तो ये मैंने सबका बना दिया लीफ बेस। लो जी, लीफ बेस बना दिया। ठीक, अब लीफ बेस से क्या निकलेगी बेटा, पेटियोल, है ना, और फिर अंदर ऐसे मिड रिप। चलो अब देखो, एक लीफ मैंने बनाई इस प्रकार से, एक लीफ मैं बनाऊंगी ऐसे। मैम ये तो क्रिसमस ट्री सा लग रहा है? ट्री नहीं है, ये मैंने एक पत्ती बनाई है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर ये जो मैंने कर्व किया है इसे हम बोलते हैं इंसीजन, इसे हम बोलते हैं इंसीजन। ये दोनों ही बेटा सिंपल लीफ है, यानी अगर जैसे ये एक सिंपल लीफ है, यहां से ग्रो होना स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके कट, तो इसका कटना यहीं पे लगा, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे अंदर की तरफ बेंड होने लगी, ये कट यहाँ तक भी जा सकता था, लेकिन इसने मिड रिप को टच नहीं किया। जब इंसीजन मिड रिप को टच नहीं करता है ना, इस तरीके से इंसीजन तो दिखाता है लेकिन मिड रिप को टच नहीं करता, तो वो सिंपल लीफ ही कहलाया जाता है। तो सिंपल लीफ हो गई बेटा इस तरीके से। ऐसी भी लीफ हो सकती है, यहाँ पे कट लगा, स्मूथ सरफेस एकदम, है ना, इसके मार्जिन में कोई भी इंसीजन नहीं है। और एक ऐसी लीफ जिसके मार्जिन में, मार्जिन ये बॉर्डर जो होता है, इसके मार्जिन में इंसीजन है, लेकिन वो इंसीजन मिड रिप को बीच में कहीं से कट नहीं कर रहा, जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वहीं पे एंड कर रहा है, तो सिंपल लीफ। लेकिन किसी किसी के अंदर ये इंसीजन जो है, जैसे ये इंसीजन कट कर जाए तो इस तरीके से लीफ बन जाएंगी, है ना। तो ये एक लीफ है। तो मैम फिर ये क्या है? ये लीफ नहीं है, ये लीफलेट्स है।
ये लीफलेट्स है। क्यों? क्योंकि ये इनका इंसिजन जो है ना इसकी मिडरिब को कट कर गया। अब जब इनकी मिडरिब को कट कर गया तो इस मिडरिब का नाम रख दिया हमने रैचेस। ठीक है, अब फिर तो मैम कैसे पता चलेगा ये लीफ है, ये लीफलेट्स है? तो लीफलेट्स जो होंगी उनके बेस पे कोई भी लीफ बेस नहीं होगा। लीफ बेस जो होगा वो सिर्फ लीफ के बेस पे होगा, है ना? तो यानी ये पूरी एक लीफ है, इस लीफ के अंदर लीफलेट्स है। देन तो दो टाइप की लीफ हो गई, एक सिंपल और इस टाइप की लीफ को हम बोलेंगे कंपाउंड, कंपाउंड लीफ। ठीक, यही हमने यहां लिखा है कि लीफ दो प्रकार की है, एक सिंपल लीफ है और एक कंपाउंड लीफ है। सिंपल लीफ के अंदर जो लैमिना होता है वो तो या तो पूरा होता है ना, या फिर इंसाइज्ड हो सकता है, बट डू नॉट रीच द मिडरिब, लेकिन वो इंसिजन मिडरिब तक नहीं पहुंचेगा। कंपाउंड लीफ में इंसिजन जो होता है वो मिडरिब तक पहुंच जाता है और लैमिना को लीफलेट्स में डिवाइड कर देता है, पढ़ चुके हैं। बड इन द एक्सिल ऑफ पेट्यूल, नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफ। एक्सिलरी बड आपको, है ना, लीफ बेस और एक्सिलरी बड से आप पता लगा सकते हो। एक्सिलरी बड आपको हमेशा, जैसे कहां गया, एक्सिलरी बड में बनाती हूँ, है ना, जैसे ये एक्सिलरी बड है, यहाँ पे है, एक्सिलरी बड है, यहाँ पे है, एक्सिलरी बड है, यहाँ पे है। कभी भी एक्सिलरी बड आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये लीफलेट्स है और एक्सिलरी बड एक्सिल ऑफ लीफ में मिलती है। ठीक है, अब इनके भी दो प्रकार हैं, एक तो है पिन्नेट, एक है पामेट। पिन्नेट लीव्स ऑन कॉमन एक्सिस ऑफ रैचेस पे ग्रो होगी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये पिन्नेट लीफ होंगी। और एक होंगी पामेट लीफ, लीफलेट अटैच टू अ कॉमन पॉइंट, यानी इनकी लीफ जो होंगी एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होंगी, ऐसे, है ना, इसे हम बोलेंगे पामेट। जैसे ये मेरा पाम है ना, मेरी जो फिंगर्स हैं ये मेरे पाम से जुड़ी हुई हैं, तो अभी ऐसे समझ लो दिस इज लीफलेट, 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 लीफलेट। तो ये सारी लीफलेट्स जो हैं ये मेरे ये सारी लीफलेट जो है ये मेरे पाम से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक नोड से ही सारी लीव्स जुड़ी हुई हैं। इस टाइप की लीफ को हम बोलते हैं पामेट लीफ। तो ये पूरी क्या हो गई, पामेट लीफ। दिस इज पेडिसिल, है ना, देखो इस पेडिसिल की वजह से लीफ फ्लटर कर पा रही है, तो दिस इज पेडिसिल। इस पेडिसिल के नोड पे बहुत सारी लीफलेट्स अटैच है। ठीक, ये इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन, इसके एग्जांपल्स बहुत आते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल बहुत आते हैं और इसकी एनसीईआरटी ने पिक्चर भी दे रखी है। कहाँ गई, ये रही, देखो। अब लीफ दो प्रकार की हो गई, एक तो पिन्नेट लीफ, एक पामेट लीफ, है ना। पिन्नेट लीफ में देखो बहुत सारी लीफलेट्स बन गई, है ना, और इसकी कॉमन डंडी को क्या बोल दिया, रैचेस। तो इसका एग्जांपल है नीम। और एक हो गई पामेट लीफ, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 की 9 लीफ एक ही जगह से अटैच है, पाम की तरह, है ना। फिंगर्स तो मेरी 5 ही है ना, जादू की तरह और बहुत सारी बना देती, तो ऐसे एग्जाम्पल में दिखा देती। ठीक, तो भाई सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल आपको रहेगा पामेट कंपाउंड लीफ का। ठीक है जी, भाई लीफ भी हो गई हमारी मैम। अब हमने लीफ पढ़ ली, हमने लीफ के अंदर वेनेशन पढ़ लिया। अब बारी है बेटा इनके अरेंजमेंट की, है ना। इनके अरेंजमेंट, पत्तियों का अरेंजमेंट कैसा है। अगर पत्तियों का अरेंजमेंट यहां पढ़ते हैं उसे हम बोलेंगे फाइलोटेक्सी। लीफ का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर कैसा है उसको हम पढ़ते हैं फाइलोटेक्सी में। अब होते हैं टोटल 3 प्रकार की, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। अब आप ध्यान देना बेटा, देखो यहाँ पे नोड, मैं डार्क कलर से बनाती हूँ, है ना, आपको नोड दिख जाएगा अच्छे से। चलो, नोड 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 नोड। अब आप ध्यान से देखो, एक नोड से एक लीफ, 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 लेकिन हर लीफ ऑपोजिट तरीके से है, एक इधर 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 है। ठीक है, इस टाइप की हम फाइलोटेक्सी को, ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी देखने को मिलती है इसके अंदर। और ये किस किस में मिलेगी, ये मस्त चाइना के रोज में देखने को मिलेगी, यानी मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। ठीक है, सन वाला एग्जांपल लूंगा, तो चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। 1 लीफ नोड ऑल्टरनेट प्रेजेंट होगी, एक लीफ पर नोड प्रेजेंट होगी, एक नोड पे एक ही लीफ होगी। ठीक है, और वो कैसी अरेंज होगी, ऑल्टरनेट होगी बस।
ऑपोजिट में दो लीव्स हैं, एक ये रही एक ये रही, एक ही नोड से दो लीफ निकल रही हैं, 2 लीव्स पर नोड, और कैसे? ऑपोजिट 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 डायरेक्शन में, इसे हम बोलेंगे ऑपोजिट। इसका एग्जांपल है गुआवा और कैलोट्रोपिस। वर्ल्ड 2 लीव्स पर नोड, एक ही नोड से दो या दो से ज्यादा लीव्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो एक वर्ल्ड में अरेंज होंगी, तो इसे हम बोलेंगे वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया। तो भाई 3 टाइप की हमने फाइलोटैक्सी पढ़ी, एक नोड से एक लीफ लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑल्टरनेट डायरेक्शन में, उसे हम बोलेंगे ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। एक नोड से दो लीफ और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट। एक नोड पे दो से ज्यादा लीफ भी हो सकती हैं, और वो भी कैसे? वर्ल्ड के फॉर्म में, तो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल अपने को याद करने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। लो जी लो भाई, हमारा रूट, स्टेम और लीफ तीनों बल्ले बल्ले शावा शावा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं, बारी है बेटा इनफ्लोरेसेंस की, यानी फ्लावर्स की, फ्लावर्स के अरेंजमेंट की। अब सबसे पहले एक लाइन दी गई है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। अब थोड़े इस बात को समझना है, इसका मतलब क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये मैंने बना दी एक क्यूट सी डंडी, है ना। यहाँ पे रूट्स बनाते हैं बेटा, ये लो हमारी रूट्स बन गई। अब यहीं पे हमारी क्या बन रही है? लीव्स, है ना। चलो, तो क्या होता है बेटा, क्या होता है? यहाँ देखो, यहाँ है बड, यहाँ क्या है? हमारी एक बड है। तो क्या होता है बेटा, जैसे जैसे फ्लावर ग्रो करता है, अब ये क्या है? ये एक बड बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे है, शूट एपिकल मेरिस्टेम मैं बोलूंगी इसको, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये। तो हमारी फ्लावर, हमारी जो लीव्स होती है बेटा, इस लीव से एक हार्मोन जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिजन। ये फ्लोरिजन इसके ऊपर काम करता है और इसको फ्लावर के अंदर कन्वर्ट करा देता है ना। तो ये अब फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, यानी यही शूट अब कन्वर्ट हो गई है एक फ्लावर के अंदर, ठीक है। ये बहुत डिटेल में हम इस चीज को पढ़ते हैं। तो ये फ्लावर जो है बेटा, ये एक मॉडिफाइड शूट है, क्योंकि ये शूट बन रहा था लेकिन फ्लोरिजन ने इसको मॉडिफाई कर दिया, तो अब ये मॉडिफाइड शूट बन गया। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट क्यों बोला गया है? क्योंकि फ्लावर को पहले नॉर्मल शूट था, ठीक है, अब इस शूट को मॉडिफाई किया गया है। और किसने मॉडिफाई किया? फ्लोरिजन ने। फ्लोरिजन एक हार्मोन है, कहां से निकला है बेटा? लीफ से निकला है। सो नाउ फ्लावर बन गया, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये अपने को ध्यान रखना है। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट कहा गया है क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेम था बेटा, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था, उसको फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फ्लोरल मेरिस्टेम ने ही क्या बना दिया? फ्लावर बना दिया। तो एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम एंड देन उसी से क्या बन गया? फ्लावर बन गया। सो दैट इज व्हाई फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। अब इनका इनफ्लोरेसेंस यानी इनका फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस के ऊपर अरेंजमेंट क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस। देख रहे हो, लीफ का अरेंजमेंट अलग है ना, फ्लावर का अरेंजमेंट अलग, अभी तो मैं सीड पढ़ाऊंगी, सीड में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट अलग, फिर पेटल्स के अरेंजमेंट अलग, सारी चीजें अलग अलग हैं, वो अपने को सारे नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस में दो नाम है, रेसमोस, साइमोस। रेसमोस होगा जिसमें मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहेगी और इसके फ्लावर्स हमेशा एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रो करेंगे। एक्रोपेटल में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ देखो बेटा, रेसमोस, इसके टिप पे कोई फ्लावर नहीं है, तो इसकी टिप जो है हमेशा ग्रो करती रहेगी और इसके फ्लावर्स एक्रोपेटल मैनर में होंगे, यानी बेस पे फ्लावर्स बड़े बड़े होंगे, ऊपर फ्लावर्स छोटे छोटे होंगे। इसका ऑपोजिट साइमोस इनफ्लोरेसेंस, इसके टिप पे फ्लावर होगा और इसका अरेंजमेंट जो होगा वो बेसिपेटल होगा, यानी नीचे की तरफ फ्लावर्स छोटे होंगे और ऊपर की तरफ फ्लावर्स बड़े होंगे, ठीक। इसमें कंटिन्यूअस ग्रो नहीं हो सकता क्योंकि इसके टिप पे फ्लावर आ गया है। तो अब क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि रेसमोस जो है इसके मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करता है और इसके फ्लावर्स हमेशा एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रो करता है, यानी कि यंगर्स जो होंगे, जो नए नए होंगे वो टॉप पर होंगे और जो पुराने पुराने बुजुर्ग हो गए होंगे वो बेस के आसपास होंगे,
ठीक है। साइमोज में कैसा होगा, इनकी मेन एक्सिस पे फ्लावर ग्रो कर जाएगा, तो अब जिसके सर पे ही बेटा है ना कैप पहना दी, तो अब वो और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता, इसके टिप पे फ्लावर ग्रो हो गया है ना, इसके टिप पे फ्लावर ग्रो हो गया, तो अभी और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। ठीक, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो इसके उल्टा, एक्रोपेटल के उल्टा बेसिपिटल मैनर में होंगे, यानी कि इसके यंगेस्ट जो होंगे वो बेस पे होंगे और इसके जो बड़े बड़े फ्लावर्स होंगे वो टॉप पर होंगे। ठीक है, तो ये हो गई बेटा इसकी पिक्चर, रेसमोस एंड साइमोस। इनफ्लोरेसेंस हो गया, ठीक है जी। चलो इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए बेटा, विच टाइप ऑफ लीफ डू इंसेशन ऑफ लेमिना डू नॉट टच द मिड रिब। सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास। क्या लीफ में इंसेशन कट नहीं कर रहा है, तो सीधी सादी सिंपल है ना। चतुर लोग होते हैं बेटा जो हर जगह जाके अपनी बुद्धि लगा के कुछ ना कुछ काट पीट के अपना जुगाड़ बना देता है। सीधे साधे सिंपल लोग में इंसिजन कभी किसी का नुकसान नहीं करता, मिड रिब तक ये नहीं पहुंचता। तो ये कैसी लीफ हो गई, सिंपल लीफ हो गई। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, इनफ्लोरेसेंस रेसमोस के अंदर क्या होता है, अभी अभी पढ़ा है, इसकी मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है, नहीं वो तो साइमोस की होती है। फ्लावर आर इन बेसिपेटल, नहीं एक्रोपेटल मैनर में होता है। मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो, सही बात सही बात। फ्लावर डेवलप इन नो ऑर्डर, नहीं नहीं भाई एक्रोपेटल ऑर्डर में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, इन रेसमोस इनफ्लोरेसेंस द ऑर्डर ऑफ फ्लावरिंग इज। अब देखो तुम्हारे सामने है, तुम इसे पॉज करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका आंसर बताती हूँ। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस में ऑर्डर ऑफ फ्लावरिंग कैसे होगा, रेसमोस है ना तो एक्रोपेटल, साइमोस है तो बेसिपिटल, बस इतना सा याद करना है। तो रेसमोस है तो कैसा होगा, एक्रोपेटल। बिल्कुल चिन्नू सवाल था है ना, और आते भी हैं ऐसे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे भाई फ्लावर की। ठीक है, खिलते गुलाब की बात करेंगे। ठीक है ना, मम्मी पापा की शादी होती, मम्मी पापा की शादी के एल्बम में ऐसे नहीं होता था, बीच में ऐसे एक वीडियो सी बनती थी जिसमें एक लोटस खिल रहा है, वो लोटस खिलेगा, उसमें से मम्मी की फोटो निकल के बाहर आएगी, फिर जैसे मम्मी की फोटो आएगी फिर साइड में पापा 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 की फोटो आएगी, है ना। ऐसे तो होता था पहले के टाइम पे, ऐसी तो वीडियोस बनती थी शादी की। ठीक है, चलो अब हम यहाँ बनाते हैं क्या, फ्लावर। तो चलिए जी, हमें फ्लावर बनाना है। ये रहा फ्लावर की डंडी, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, पेडिसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेडिसल बोलेंगे। बोल दिया जी, पेडिसल बोल दिया। फिर यहाँ पे होगा बेटा इसका सूजा हुआ सा एक पार्ट, थैलेमस। हर चीज का एक बेस है, लीफ का बेस है, फ्लावर का बेस है, इसको हम बोलेंगे थैलेमस। ठीक, अब यहां से उगना होगा स्टार्ट फ्लावर्स का, फ्लावर के पार्ट्स का। तो ये नीचे वाले पार्ट्स बना दिए मैंने। सबसे पहले सेपल्स, ग्रीन कलर के कुछ कुछ दिखते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं क्या, सेपल्स। इन्हें हम बोलते हैं बच्चा सेपल्स। लो जी, सबसे पहले आ गए सेपल्स। फिर आते हैं बेटा कलर फ्लावर्स, है ना, लड़कियों को कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये लो, ठीक, बना ही देते हैं। ठीक, ये हो गया बेटा क्या, जो पत्तियां होती हैं कलरफुल, ये होती हैं पेटल्स। ठीक है जी, ये मैंने बना दी पेटल्स। अब आते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल पार्ट। तो ये रहा मेल पार्ट, मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमेन, है ना, दिस इज व्हाट, स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आएगी हमारी फीमेल रानी। ठीक, यही रानी हमारी, ये लो जी, बन गई जी। ये हो गई हमारी कार्पेल। ठीक, ये हो गए फीमेल, इसको हम फीमेल ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया मेल। ये हो गए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसलिए ये कैसे कहलाए जाते हैं, एसेंशियल पार्ट्स। ठीक, एसेंशियल पार्ट्स कहलाए जाएंगे।
लेकिन ये जो दोनों है ना, ये ना तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये बस काम कर रहे हैं, तो ये नॉन एसेंशियल, इसके बिना भी काम चल जाएगा, नॉन एसेंशियल लेकिन एसेसरी पार्ट्स है ना, एसेसरी पार्ट्स कहलाए जाएंगे। तो ये बात हो गई बेटा क्या, फ्लावर की, है ना। ये बात किसकी हो गई, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की, जिसके अंदर दोनों सेक्सेस एक साथ प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की। डन है जी। चलो जी, अब फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है। अच्छा, इन्हीं के, अभी तो मैंने एक बना, इनके वर्ल्ड को, पूरे ग्रुप को, जैसे सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, कार्पल है, इन सब के ग्रुप के नाम है। अब वो कौन कौन से, उन्हें हम बोलेंगे वर्ल्स, ग्रुप मतलब वर्ल्स। अब अगर मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स, पेटल के ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला, स्टेमन के ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और फीमेल कार्पल के ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, ये इनके वर्ल्स हो गए। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे कि भाई फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की, जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल चाहिए, मेल और फीमेल कहाँ है, फ्लावर में ही तो है, तो वही रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गई। एक टिपिकल फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं, जो थैलेमस, थैलेमस का दूसरा नाम है रिसेप्टेकल, इसके ऊपर अरेंज होते हैं। जैसे कैलेक्स, सेपल्स के ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, कैलेक्स, पेटल्स के ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, कोरोला, मेल ऑर्गन एंड्रोशियम, फीमेल ऑर्गन गाइनोशियम। अब एसेसरी ऑर्गन कौन से हो गए, कैलेक्स और कोरोला, क्योंकि ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, एसेसरी है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करा रहे हैं इसलिए। ठीक है, फिर आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जो कि अपन कर चुके हैं। एक वर्ड आता है वेरी इंपॉर्टेंट, पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है, कैलेक्स और कोरोला जिसके अंदर क्लियरली विजिबल नहीं होते, जैसे कि लिली, लिली फ्लावर के अंदर आपको पेटल्स और सेपल्स फ्यूज मिलेंगे, उसे हम बोलते हैं पेरियंथ, जिसके अंदर कैलेक्स कोरोला फ्यूज हो जाता है, डिस्टिंक्ट नहीं होता, क्लियरली विजिबल नहीं होता। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है, बाई मतलब दो, यानी एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल। यूनिसेक्स है ना, जैसे जाता है ना यूनिसेक्स सैलून होता है ना, यूनिसेक्स मतलब जिसमें एक ही जेंडर अलाउड है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो हैज ईदर स्टेमन होगा या फिर कार्पल होगा। गॉट इट, लो जी। ठीक, यहां अब इन फ्लावर के, अब इन फ्लावर के आप वो देख सकते हो बेटा, सिमेट्री देख सकते हो। अब हम बात करेंगे इन फ्लावर की सिमेट्री की। ठीक है, फ्लावर की सिमेट्री, यानी अगर हम इनको बीच में से कट करें तो क्या ये आइडेंटिकल हाफ बनेंगे। हम पढ़ते हैं ना सिमेट्री, ऑप्टिकल सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री, है ना, ये सब हम पढ़ते हैं। वैसी बेटा यहाँ पे फ्लावर की भी सिमेट्री हम पढ़ेंगे, जैसे कि 3 टाइप की सिमेट्री है। ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, और तीसरा ए सिमेट्री, ए मतलब एब्सेंस, जिसके अंदर कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही है। ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देख लो, यदि अगर हम उसको कट करें किसी भी रेडियल प्लेन से तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। मैं इस पार्ट से कट करूं तो ये वाला ये हाफ इक्वल हो जाए, ऐसे करूं तो ये एक दूसरे के ऊपर इक्वल हो जाए, ऐसे कट करूं तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल, है ना, यानी दोनों आइडेंटिकल, यहां से कट किया तो ये दोनों पार्ट इक्वल है, यहां से कट किया तो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। फिर आती है दूसरी सिमेट्री, यानी किसी एक प्लेन से ही कट करेंगे तो ही 2 इक्वल हाफ बनेगा। ये देखो, किसी एक वर्टिकल प्लेन से कट करेंगे तो ही 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, जैसे डिविजिबल इनटू 2 इक्वल हाफ ओनली इन 1 वर्टिकल प्लेन, किसी एक वर्टिकल प्लेन से कट करेंगे तो ही 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, उसे हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, और फिर तीसरा एसिमेट्री, कहीं से भी कट कर लो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल हम ढीठ है,
है ना। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मम्मी कितना ही बोलती जा रही है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टीचर्स बोल रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। नहीं मैम, हम तो एक रात पहले ही पढ़ेंगे, भगवान भरोसे जाएंगे, प्रसाद चढ़ा के आ जाएंगे बस। हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना ऐसे। चलो, तो भाई एसिमेट्री, एसिमेट्री मतलब जो बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है। ए मतलब एब्सेंस, कितना इजी हो गया चीज, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल, भाई इनके एग्जाम्पल तो मॉर्फोलॉजी में भाई बहुत है और सारे ही याद करने हैं, है ना। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल मस्टर्ड, दतूरा, चिली। मस्त चिली दतूरा खा रही थी, ऐसे याद कर सकते हो, मस्त चिली दतूरा खा रही थी, ठीक है। या मस्त दांत वाली चिली, कैसे भी याद कर सकते हो, याद करना है अपने को। तो जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक में पी गुलमोहर बीन केसिया, है ना, है ना। कश्मीर में गुलमार्ग है, तो गुलमार्ग में पी बीन खा के केसियो बजा रहा था, कुछ भी बना सकते हो। ठीक, एसिमेट्रिकल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, कहना, ठीक है। जो बिल्कुल कहना नहीं मानता एसिमेट्रिकल होता है, कहना, ठीक है। काना, कहना, कुछ भी याद कर सकते हो। तो दिस इज सिमेट्री। डन 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 डन। अब इनके फ्लोरल पार्ट्स के अरेंजमेंट, यदि 3-3-3 के पेयर हैं, है ना, 3 इडियट्स की तरह बेस्ट फ्रेंड्स हैं बेटा, तो ट्राइमेरस कहलाया जाएगा। फ्लोरल अपेंडेजेस अगर 3 के मल्टीपल में है, यानी 3 सेपल, 3 पेटल, 3 गाइनोशियम, है ना, तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्राइमेरस। टेट्रामेरस, टेट्रामेरस क्या होगा, जैसे कि फ्लोरल अपेंडेजेस 4 के मल्टीपल में होंगे, टेट्रा पैक आता है ना, फ्रूट जूस का आया है टेट्रा पैक, ठीक। तो यस गाइस, बिग बिलियन सेल चल रही है बेटा, वहां देखो टेट्रा पैक मिलेंगे तुम्हें, जाके देखना, ठीक। तो आप देखो 4 के ग्रुप में है। अब इनके देखो, ये भी गाइनोशियम भी 4 के ग्रुप में है, तो वैसे ही अगर इनके फ्लोरल अपेंडेजेस 4 के पेयर में है तो टेट्रामेरस। और अब तो बहुत इजी हो गया, पेंटा मतलब 5 के उसमें है फ्लोरल अपेंडेजेस, 5 के मल्टीपल में, ये देखो 1 2 3 4 5 पेटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब गाइनोशियम, एंड्रोशियम, पेटल, सेपल सब 5 के उसमें है, तो इसको हम बोलेंगे पेंटामेरस। एनसीईआरटी ने नाम तो दिया है लेकिन बताया नहीं, ज्यादा ऐसे पिक्चर दिखा के नहीं बताया है, ठीक। तो एक बार देख लोगे तो चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी। फिर एनसीईआरटी ने ब्रैक्ट्स के बारे में बोला है। ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट्स क्या होते हैं बेटा, रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एट द बेस ऑफ पेडिसिल, पेडिसिल के बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उनको हम बोलेंगे ब्रैक्ट्स। अगर फ्लावर के पास ब्रैक्ट है तो वो ब्रैक्टेट फ्लावर है, फ्लावर के पास ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टेट बोलेंगे। बस इतना ही बोला है कि ब्रैक्ट क्या है, रिड्यूस लीफ लाइक एट द बेस ऑफ द पेडिसिल, फ्लावर के पेडिसिल के बेस पे अगर लीव्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें ब्रैक्ट्स बोलेंगे। है तो ब्रैक्टेट, नहीं है तो ई ब्रैक्टेट, बात खत्म, ठीक। हा, अब आएगा ना स्वाद, वो वाला होना चाहिए, अब आएगा ना मजा बेड़ू, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ ओवरी, ठीक है। पहले मैं आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगी। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये रहा जी, ठीक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ठीक। ये है बेटा क्या, पिस्टिल या फिर कार्पल हम बोल सकते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, है ना, जो स्टाइल मारता है स्टाइल, और नीचे मेन ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक। फीमेल पार्ट बनाए हैं और ये मेल पार्ट है। अभी मैं एक एक करके मेल को भी बताऊंगी। अब ये जो ओवरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्लावर के ऊपर ही तो सिचुएटेड है, तो इसकी फ्लावर में पोजीशन कैसी है उसके बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे। तो 3 कंडीशन अपने को पढ़नी है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस।
है ना। पहले ये पिक्चर देख लो। अब देखो हाइपोगाइनस में क्या होता है, गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, बाकी पार्ट इसके नीचे होंगे, ठीक है। यानी ओवरी सुपीरियर होगी और बाकी पार्ट्स नीचे से ग्रो कर रहे होंगे। तो चलो पिक्चर में देख लेते हैं। ओवरी ऊपर है और बाकी पार्ट्स ये देखो, स्टेमन भी नीचे से, पेटल भी नीचे से, पेटल भी नीचे से, सेपल भी नीचे से, हाइपोथैलेमस के ऊपर, है ना। तो ये सारे पार्ट्स नीचे हैं और ओवरी ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, नाम उल्टा और ओवरी की पोजीशन उल्टी, हाइपोगाइनस। नाम सुन कैसे लगेगा, हाइपो यानी गाइनोशियम नीचे है, यानी ओवरी नीचे होगी, पर नहीं, ओवरी ऊपर होगी, बाकी पार्ट्स नीचे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ओवरी ऊपर है तो सुपीरियर ओवरी, बाकी सब पार्ट नीचे। एग्जांपल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। फिर आ जाओ एपिगाइनस पे, पहले ये समझो। अब थैलेमस इंक्लोज एंड फ्यूज विद द ओवरी, अदर पार्ट्स अराइज अबव द ओवरी। इसमें बाकी सारे पार्ट्स नीचे से ग्रो कर रहे थे, इसमें बाकी सारे पार्ट्स ऊपर से ग्रो करेंगे। इसमें ओवरी सुपीरियर थी, इसमें ओवरी इंफीरियर होगी। आ जाओ देख लो कैसे होगी बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पे थैलेमस फ्यूज हो गया ऊपर टिप पे, ओवरी आ गई नीचे। तो अब ओवरी नीचे है, सेपल्स, पेटल्स, मेल पार्ट सब ऊपर से ग्रो कर रहे हैं। तो इस टाइप की ओवरी को हम बोलेंगे एपिगाइनस, है ना। एपिगाइनस फ्लावर, इस फ्लावर को हम बोलेंगे एपिगाइनस। इसके अंदर ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर होगी, जैसे गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर और सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स। अब आता है पेरीगाइनस, यानी एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, तो तीसरा कहाँ होगा मैम, जरूर बीच में होगा, है ना। यस, बिल्कुल बीच में होगा। कैसे होगा, यहाँ देखो, बिल्कुल अलोंग द पोजीशन हो जाते हैं। थैलेमस थोड़ा सा ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है और ओवरी ना तो ऊपर की रहती है ना नीचे की रहती है, कहीं बीच की हो जाती है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे इसकी उसी मिड पोजीशन से बाकी फ्लावर जो है ग्रो कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं पेरीगाइनस। बीच वाले दोनों बी और सी जो है पेरीगाइनस कंडीशन थी। गाइनोशियम सेंटर में है, बाकी पार्ट्स रिम ऑफ द थैलेमस एट सेम लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक। ओवरी कैसी है, हाफ इंफीरियर, ना सुपीरियर ना इंफीरियर, हाफ इंफीरियर हम बोलेंगे। इसका एग्जांपल है प्लम, रोज और पीच। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए हो, इतना ज्यादा बोलने का मतलब है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं यहां से क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो ये बात हो गई हमारे पोजीशन की। अब हमने फ्लावर पढ़ लिया, हमने फ्लावर्स के पार्ट पढ़ लिए, है ना, हमने फ्लावर के वर्ल्स भी पढ़ लिए, लेकिन अब उन वर्ल्स के अंदर भी कहानी कुछ अलग है। अगर वो फ्यूज है तो अलग कहानी है, अगर वो फ्री है तो अलग कहानी है, ठीक है। देख लें, चलो जी। फ्लावर का जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है, कौन सा बच्चा, ग्रीन वाला, है ना, उनको हम बोलते हैं सेपल्स। सेपल अक्सर ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और इनका काम क्या होता है, बर्ड को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि आपने देखा होगा ना, फ्लावर पहले ऐसे छोटू सा बर्ड होता है ना, ऐसे बर्ड होता है, और आपने देखा होगा उस बर्ड पे ज्यादातर चारों तरफ से ग्रीन कलर की ऐसे रैपिंग होती है। दीज आर सेपल। तो पहले ये फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, फिर बाद में जब फ्लावर खुल जाता है तो ये नीचे की तरफ होता है और फ्लावर के पेटल्स इस तरीके से खिल जाते हैं, है ना। तो सेपल्स क्या होते हैं बेटा, ग्रीन कलर के लीफ लाइक होते हैं जो बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर सेपल सारे के सारे यूनाइट हो जाएं तो उसे हम बोलेंगे गैमोसेपलस। अगर सारे के सारे पेटल्स आपस में फ्री रहे, जैसे ये है, देखो अब ये फिंगर फ्री है, इसे मैं बोलूंगी एपोसेपलस, पॉलीसेपलस, क्योंकि ये सारे अभी सेपल्स फ्री है। लेकिन ये सेपल्स ऐसे फ्यूज हो जाए, सेपल्स ऐसे फ्यूज हो जाए, है ना, तो इनको हम बोलेंगे गैमो। जब भी फ्यूज वर्ड हो जाएगा तो गैमो वर्ड यूज कर लूंगी, गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस, ठीक है। तो ये हो गया, हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, सेपल, फिर इसके बाद क्या आएगा, कलरफुल पेटल्स, है ना। तो कलरफुल पेटल्स सेकंड वर्ड है, जिसको मैं बोलूंगी पेटल के ग्रुप को कोरोला, है ना, कोरोला बोलूंगी, कोरोला। मेंबर कौन है इसका, पेटल। पेटल कैसे होते हैं मैम, ये तो ब्राइट कलर के होते हैं। क्यों होते हैं ब्राइट कलर के, क्योंकि इनका मेन काम होता है फीमेल के लिए मेल पार्ट को लेके आना, चाहे उसके लिए इन्हें किसी को, है ना, अट्रैक्ट करना पड़े। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी खुशबू छोड़ते हैं, तो खुशबू सूंघते 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 यहाँ तक आ जाते हैं,
कौन? पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स कौन होंगे? जो पॉलिनेशन कराएंगे। पॉलिनेशन क्या होता है? मेल पार्ट का फीमेल पार्ट तक जाना। जैसे आप एनिमल्स में भी देखोगे तो स्पर्म का फीमेल तक जाना, है ना, उस वो भी तो खुद मूव करके जाता है फीमेल तक। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी पोलन ग्रेन मेल गैमीट होता है, जैसे स्पर्म मेल गैमीट होता है, ऐसी है पोलन ग्रेन का यहाँ तक जाना। ठीक है, मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं वैसे तो पोलन ग्रेन का फीमेल पार्ट तक जाना, पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन कराने के लिए अब पोलन ग्रेन कभी कभी हवा से उड़ के आ सकता है, कभी कभी विंड से उड़ के आ सकता है ना। मैंने आपको यहाँ एक पिक्चर बनाई थी, देखो यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेगा और उड़ता 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 यहाँ तक आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन बायोटिक और एबायोटिक दोनों होता है। एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग की वजह से, और बायोटिक यानी कि लिविंग की वजह से। लिविंग यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे बीज, है ना, वास्प, इन सब जो भी इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स लिख देते हैं, इनकी वजह से हो रहा है। बायोटिक यानी पानी की वजह से हो रहा है, विंड से हो रहा है, तो ये सब क्या हो गए? एबायोटिक कंटेंट हो गए। तो पॉलिनेटर्स, अब ये कौन है? पॉलिनेटर, क्योंकि ये पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर के पास कलरफुल पेटल्स होते हैं। ठीक है, तो यदि वो पेटल वापस से कलर्ड एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट, यदि वो पेटल फ्यूज हैं तो गैमोपेटलस, और यदि वो पेटल फ्री हैं तो पॉलीपेटलस। इनकी शेप, पेटल्स की शेप अलग अलग हो सकती है। आपने देखा होगा ना कितने अलग अलग शेप के फ्लावर्स होते हैं, वो जो हमारे को कलरफुल दिखते हैं वो पेटल्स ही तो है। उनकी शेप अलग हो सकती है, उनकी ट्यूबुलर शेप हो सकती है, बेल शेप हो सकती है, फनल शेप हो सकती है, व्हील शेप हो सकती है, अलग अलग टाइप के शेप्स हो सकती है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? हमारे दूसरे वर्ल्ड पेटल की। अब कहानी यही खत्म नहीं होती है गाइस, अभी तो कहानी में और ट्विस्ट आना है। अब इनके अरेंजमेंट बड़े ही अलग अलग होते हैं, यानी कि आपने एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके की पिक्चर देखी होगी। जब पेटल्स के मार्जिन इस तरीके से अरेंज होते हैं, यानी इनके पेटल्स के अरेंजमेंट को पढ़ना ही एस्टिवेशन। आई मैम, ये बार बार नया नया नाम आ रहा है। यस बेटा, मॉर्फोलॉजी में यही होता है। मॉर्फोलॉजी में हमने जैसे अभी क्या पढ़े थे हमने? एक तो सबके फ्यूजन के, फ्री फॉर्म के, इनके नाम पढ़े थे। मैंने बोला था ना सबके अरेंजमेंट, लीफ का फाइलोटेक्सी, वेनेशन। अब पेटल्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या? एस्टिवेशन। ठीक, एस्टिवेशन यानी पेटल और सेपल्स का अरेंजमेंट बर्ड में कैसा है? यदि उनका मार्जिन आपस में जस्ट टच कर रहा है लेकिन ओवरलैप नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन, जो कि कैलोट्रोपिस में देखने को मिलेगा। फिर आता है ट्विस्टेड, एक मार्जिन जिसमें ओवरलैप करेगा, जैसे एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, है ना, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। ठीक, जिसमें क्रिस क्रॉस करेगा, ट्विस्टेड, जिसके अंदर एक अंदर होगा और बाकी सब क्रिस क्रॉस करेंगे, है ना, वो इम्ब्रिकेट। ट्विस्टेड में देखो एक अंदर है, कौन सा क्या, चलो, एक बाहर एक अंदर, एक एंड बाहर एक एंड 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 अंदर, बस ऐसे बना लो। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया आपका? ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया। ठीक, अब इम्ब्रिकेट में कैसे होगा? मार्जिन ओवरलैप इरेगुलरली, नॉट फिक्स डायरेक्शन। एक तो होगा बेटा, एक तो होगा कैसा? हाँ, इम्ब्रिकेट में क्या होगा? एक प्योरली अंदर होगा, बाकी ट्विस्टेड होंगे। जैसे एक प्योरली अंदर है, बाकी ट्विस्टेड हो सकता है। फिर एक कोई प्योरली बाहर हो सकता है, कोई प्योरली अंदर हो सकता है, यानी इर्रेगुलर मैनर में, मार्जिन ओवरलैप इर्रेगुलर मैनर में, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे इम्ब्रिकेट, जैसे केसिया और गुलमोहर में होता है। और फिर आता है वैक्सिलरी पेपिलोनेशियस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 5 पेटल होते हैं। एक पेटल सबसे बड़ा होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड पेटल बोलते हैं। वो अंदर की 2 लैटरल विंग को इनक्लोज करके रखता है और फिर नीचे की तरफ स्मॉलेस्ट एक कील बन जाती है। ठीक है, तो एक लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप 2 लैटरल विंग, ये स्टैंडर्ड हो गई।
ये दो लैटरल विंग हो गई, है ना, और इन दो विंग्स ने ओवरलैप कर रखी है स्मॉलेस्ट कील। एग्जाम्पल पी और बी आप देख सकते हो बेटा, है ना, ऐसा कुछ दिखा रखा है, ठीक, जिसमें पॉइंट 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 हर मार्जिन आपस में अटैच्ड है, वेलवेट, फिर एक बार, एक अंदर एक बाहर, 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 ट्विस्टेड, फिर दोनों अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, दोनों बाहर, एक अंदर एक बाहर, है ना, तो इम्ब्रिकेट, इर्रेगुलर मैनर में है। और एक सबसे बाहर वाली पेटल स्टैंडर्ड पेटल, दो अंदर लैटरल और ये अंदर फ्यूज होके कील, तो ये क्या बन गया आपका वेक्सिलरी, है ना। ये चारों टाइप की एस्टिवेशंस हमने एनसीईआरटी की कर ली है और एग्जाम्पल हमारे को याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कैलेक्स के बारे में पढ़ लिया भाई, गैमोसेप्लेस पॉलीसेप्लेस, पेटल्स के बारे में पढ़ लिया, इन दोनों के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं बेटा मेल पार्ट पे। मेल पार्ट कैसा है? मेल पार्ट जो होगा वो होगा आपका एंड्रोशियम, ठीक है। इस एंड्रोशियम को अब अपने को अच्छे से पढ़ना है। अब एंड्रोशियम में आप देखो, वो जो मैंने आपको बोला था ना कि मेल पार्ट की पिक्चर बना के दिखाऊंगी अभी, वो देखो यहाँ पे पढ़ेंगे। मेल पार्ट में दो पार्ट होते हैं, ये लंबी सी डंडी, इससे हम बोलते हैं फिलामेंट, और ये पार्ट को हम बोलते हैं एंथर। अब एंथर में दो पार्ट है, देखो एंथर में एक लोब ये है और एक लोब पीछे वाला है। अब मैं कर देती हूँ इसको कलर, है ना, एक लोब आगे वाला, एक लोब पीछे वाला, ठीक, दो लोब हो गए। अब हर लोब के अंदर, हर लोब के अंदर इस तरीके से दो चैम्बर होते हैं, इन चैम्बर को हम बोलते हैं, इन चैम्बर, दूसरा कलर लेना है, ठीक है, इन चैम्बर को हम बोलते हैं पोलन सैक, ठीक, चारों चैम्बर पोलन सैक, और इस पोलन सैक के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। यही तो जो उड़ते हुए जा रहे हैं ये पोलन ग्रेन ही तो है, पोलन ग्रेन ही तो है उड़ते हुए जो जा रहे हैं, तो ये अब अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यस गाइस, क्या स्ट्रक्चर पढ़े हैं हम कि एंड्रोशियम जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और हर स्टेमन में दो पार्ट है, एक तो डंडी फिलामेंट और एक एंथर, एक तो डंडी फिलामेंट और एक एंथर, ठीक है। एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होता है और हर लोब के अंदर दो पोलन सैक होता है, यही तो पढ़ा कि एक डंडी पड़ी, फिर दो पोलन सैक, दो लोब, और हर लोब के अंदर दो पोलन सैक होता है। गर्म पानी के लिए बोला था। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इनसाइड पोलन सैक, पोलन ग्रेन इन पोलन सैक के अंदर बनते हैं। यदि किसी फ्लावर के अंदर स्टेमन नहीं है तो उसे स्टेमिनोड बोला जाएगा, ठीक है, मतलब उसका स्टेमन स्टेराइल है, यानी कि पोलन ग्रेन्स नहीं बना पा रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्टेमिनोड, ठीक है। अब इनके अटैचमेंट अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे अगर स्टेमन पेटल से अटैच हो जाए, यूजुअली तो थैलेमस से होता है, लेकिन अगर पेटल से अटैच हो जाए, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, है ना, जैसे ये पेटल है, अब इस पेटल से स्टेमिनोड अटैच हो जाए, इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस, इसका एग्जांपल है ब्रिंजल। और अगर स्टेमन पेरियंथ से अटैच हो जाए, पेरियंथ क्या था, कैलेक्स और कोरोला का फ्यूजन, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं एपीफाइलस, यानी कि अगर स्टेमन ही पेरियंथ से अटैच हो जाए तो एपीफाइलस, जिसका एग्जांपल है लिली, ठीक। तो हमने स्टेमन के भी दोनों पार्ट्स देख लिए हैं। अब स्टेमन अगर इनकी मर्जी भाई, है ना, इनकी मर्जी, इनका दोस्ताना, ये साथ साथ रहना चाहेंगे या अलग अलग रहना चाहेंगे, वो इनकी मर्जी, इट्स हिज चॉइस, ठीक है। पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस स्टेमन फ्री, है ना, मतलब इनके सभी जो स्टेमन है वो सब
कैसे हैं बेटा, फ्री फॉर्म में है, सब अलग अलग है, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, फ्री है सब, ठीक। अब आते हैं फ्यूजन वाली कंडीशन, ये रही फ्यूजन की कंडीशन। मोनोएडल्फस यानी स्टेमन यूनाइट करके एक बंडल बना देंगे, ये देखो सारे स्टेमन ने एक फ्यूजन करके एक बंडल बना दिया जिसको हम बोलेंगे मोनोएडल्फस। इसका एग्जांपल है चाइना रोज। फिर आएगा डाईएडल्फस जिसमें स्टेमन यूनाइट करके दो बंडल बनाएंगे, भाई एक बंडल ये होगा और एक बंडल ये होगा, दो बंडल यानी कि डाईएडल्फस। इसका एग्जांपल मटर। और पॉलीएंड्रस यानी स्टेमन ने बहुत सारे ग्रुप बना लिए हैं, एक ग्रुप ये, 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 है ना। दोस्तों में भी तो ऐसे ही होता है ना, जो सेम सेम टाइप के दोस्त होते हैं भैया उनका एक ग्रुप, स्कूल में बोलते हैं भाई गैंग, हमारा गैंग है, ये गर्ल्स गैंग है, ये बॉयज गैंग है, ये फ्रंट बेंच वाले हैं, ये बैक बेंचर गैंग है ना, ये बंक मारने वाले गैंग है ना, ये कैंटीन में ही मिलते हैं वो वाले गैंग हैं, जो कभी स्कूल आते ही नहीं ये वो वाला गैंग है। तो बहुत सारे अलग अलग बन जाते हैं। वैसे ही बेटा इन्होंने भी, इनकी मर्जी थी, इन्होंने भी बहुत सारे बंडल्स बना लिए, अपने गैंग बना लिए। एग्जाम्पल सिट्रस, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल अपने को याद करना। अब बात यही खत्म नहीं होती, अभी भी चलेगी कहानी। इनके अंदर इनकी लेंथ में भी वेरिएशन होता है। देखो कुछ स्टेमेंस छोटे हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ लंबे हैं, तो वेरिएशन इन फिलामेंट की लेंथ में। अब जो लंबे छोटे होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि स्टॉक ही तो लंबी छोटी हो सकती है। अब इनकी लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है, जो कि हमारे को साल्विया और मस्टर्ड के फ्लावर्स के अंदर देखने को मिला। इनके जो स्टेमेंस थे उनकी अलग अलग लेंथ पाई गई, ठीक है जी, ठीक है। तो वेरिएशन ही फिलामेंट में हमारे को देखने को मिला। लो जी, डन डना डन डन, हमारा एंड्रोशियम भी हो गया। पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है तुम्हारी, एनसीईआरटी की एक भी चीज नहीं छोड़ रहे हम, सारी की सारी एनसीईआरटी कवर हो रही है, ठीक। चलो जी, ये बात हो गई। अब आती है बात ओवरी एंड ओव्यूल्स यानी कि गाइनोशियम पार्ट का। अब ध्यान देंगे, हर ओवरी, जैसे मैंने ये ओवरी बनाई थी, अब आप जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो आप ह्यूमंस के अंदर भी देखोगे कि जो मदर होती है वो अपने बच्चे के साथ प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ी होती है ना। तो मदर और बच्चे के बीच में कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो मदर कौन है, ओवरी, बच्चा कौन है, ओव्यूल, ठीक है, बच्चा कौन है, ओव्यूल, और जुड़ा किसके थ्रू है, प्लेसेंटा के, ठीक है। अब हर ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ओवरी में वन और मोर देन वन ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ओव्यूल्स प्लेसेंटा से अटैच होता है। प्लेसेंटा क्या है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिससे वो अटैच होता है। अब गाइनोशियम के भी प्रकार है, जैसे अभी तक हमने उसका पढ़ा था, पेटल, सेपल, एंड्रोशियम। अब गाइनोशियम की बात करेंगे। अगर कार्पल फ्री रहना चाहते हैं तो एपोकार्पस बोलेंगे। उधर हम क्या यूज कर रहे थे फ्यूजन के लिए, गैमो, लेकिन यहाँ हम क्या यूज करेंगे, सिनकार्पस यूज हो गए, सिनकार्पस, ठीक है। तो भाई जब कार्पल फ्यूज हो जाएंगे जैसे मस्टर्ड और टमाटो में, सिनकार्पस, अगर ये फ्री रहना चाहेंगे तो एपोकार्पस, है ना, ठीक। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस इनके टाइप हो गए। बहुत बढ़िया जी। अब मैंने बोला था ना कि बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट, लीफ के अरेंजमेंट को फाइलोटेक्सी, वेन्स के अरेंजमेंट को वेनेशन, है ना, पेटल सेपल्स के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन, और अब ओव्यूल्स के अरेंजमेंट की बात होगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। अब देखो यहाँ पे एक मार्जिन है ना, नानी के यहाँ जाते हो, नानी के जाके मटर छीलते हो, मैम नानी के जाते तो हैं लेकिन मजे करने जाते हैं, हम नहीं छीलते मटर, मेरी नानी ने मटर छिलवाए हैं मुझसे इसलिए, ठीक है। मटर पनीर खाते हो, है ना, तो भाई छिलने भी चाहिए अगर मटर पनीर पसंद है तो। मटर की सब्जी, तो मटर जो है, मटर में आपने देखा होगा ना इसी तरीके से पॉड होता है, इसमें मटर के दाने होते हैं, ठीक है। वो जो दाने खा रहे हैं वो क्या है, ओव्यूल्स ही तो है। तो प्लेसेंटा एक रिज बनाता है अलोंग द ओवरी के वेंट्रल स्यूचर की तरफ,
और ओव्यूल्स इनकी इस रिज पे, दिस इज व्हाट, रिज, इस रिज पे ओव्यूल्स जुड़े होते हैं 2 रो में। तो ये मटर का एक साइड था, ये मटर का दूसरा साइड है, इस साइड भी तो मटर होंगे, है ना। तो भाई दोनों तरफ जुड़े हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, क्योंकि मार्जिन से ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं। और इसका खूबसूरत से एग्जांपल है बी। फिर आता है एक्साइल प्रेजेंटेशन, है ना। नींबू खाते हो, नींबूड़े नींबूड़े नींबूड़ा, है ना, नींबू। तो भाई नींबू के अंदर ये मस्त देखने को मिलता है एक्साइल प्रेजेंटेशन। प्लेसेंटा एट द सेंट्रल एक्सिस और ओव्यूल्स इनकी मल्टीलोक्यूलर ओवरी में अटैच होते हैं। यहाँ देख लो जी, मार्जिनल प्रेजेंटेशन रो, इसमें मटर साइड में अटैच है। एक्साइल प्रेजेंटेशन, ये रही ओवरी, ये रही उसकी सेंट्रल एक्सिस, और सेंट्रल एक्सिस पे मटर ये इस तरीके से बीज, आपने देखा होगा नींबू के बीज इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब इसके अंदर क्या वो बन जाते हैं, लोब्स बन जाते हैं, 1 2 3 लोब्स बन जाते हैं, और ये जिससे डिवाइड है इसे हम बोलते हैं सेप्टा। नींबू में देखा ना आपने, ऐसी लाइनिंग होती है, दैट इज सेप्टा, ठीक है। तो मल्टी लोक्यूलर, क्योंकि 1 लोब 2 3 लोक्यूल बोलते हैं, तो 3 लोक्यूल यानी मल्टी लोक्यूलर ओवरी हो गई, ठीक। तो ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, एक्साइल प्रेजेंटेशन में। प्लेसेंटेशन सेंट्रल एक्सिस पे होगा और ओव्यूल मल्टीलोक्यूलर ओवरी में अटैच होगा। एग्जांपल चाइना रोज, टमाटो और लेमन। फिर आता है पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल यानी पेरीफेरी, पेरीफेरी यानी बाहर, है ना। तो यहाँ देखो पैराइटल प्रेजेंटेशन, ओवरी, ओवरी की पेरीफेरी पे ये दाने से ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं, इसे हम बोलेंगे पैराइटल प्रेजेंटेशन। बट क्या यहाँ पे लोक्यूल डिवाइड है, नहीं, यहाँ पे तो एक ही लोक्यूल है, यूनिलोक्यूलर, है ना। लोक्यूल मतलब ये कैविटी, ये चैम्बर पूरा, तो यूनिलोक्यूलर ओवरी बोलेंगे। ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल और पेरिफेरी ऑफ ओवरी। ओवरी यूजुअली एक चैम्बर होगी, बट कभी कभी ये 2 चैम्बर पे बन जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉल्स सेप्टम। कभी कभी फॉल्स सेप्टम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये 2 लोक्यूल बन गए, बट यूजुअली कैसी होती है, यूनिलोक्यूलर, है ना, एक ही लोक्यूल होता है। एग्जाम्पल मस्टर्ड और आर्जिमोन। अब फ्री सेंट्रल, ओव्यूल ग्रो होंगे सेंट्रल एक्सिस पे, और भाई कोई लोक्यूल वोक्यूल की कहानी नहीं है, फ्रीली अरेंज है, ठीक है। फ्री सेंट्रल बोलेंगे हम इसको, थैंक यू। फ्री सेंट्रल, है ना, प्लेसेंटेशन। आ गया, हाँ देखो सेंट्रल एक्सिस, इस पे ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं, फ्री सेंट्रल। ओव्यूल्स born on the central axis, no septa present. Example dianthus and primrose. भाई एग्जाम्पल तो यार, है ना, मॉर्फोलॉजी है, कहानी घुमाई जाएगी तो एग्जाम्पल से ही घुमाई जाएगी। लिख लिख के याद कर लेना बेटा, लिख लिख के याद करना जितना ज्यादा हो सके, है ना। अपने पास छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स के चिट बना बना के रख के ऐसे घूमते फिरते ही चलते चलते याद करते रहा करो, ठीक। अब आता है आखिरी, बेसल प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी। ओवरी के बेस पे प्लेसेंटा डेवलप होगा और एक सिंगल ही ओव्यूल होगा, ये देखो ओवरी के बेस पे, और एक सिंगल ही, ये एक ही क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे बेसल प्लेसेंटेशन। ये सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर पाया जाएगा। तो टोटल 5 प्लेसेंटेशन हो गए। मार्जिन पे है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक सेंटर में है लेकिन लोक्यूल बन रहे हैं तो एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेरीफेरी पे है तो पेराइटल प्लेसेंटेशन, सेंटर पे है और कोई लोक्यूल नहीं है तो सेंट्रल प्लेसेंटेशन, और बेस ऑफ ओवरी पे बन रहा है और एक ही ओवरी के अंदर लोक्यूल है तो उसे हम बोलेंगे बेसल प्लेसेंटेशन। वेरी इजी, ठीक है जी। चलो हो गया है। अब आती है कहानी फ्रूट्स की, ठीक है। तो भाई देख लो होता क्या है, ठीक है। जब ये उड़ते 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 पोलन यहाँ आ जाते हैं, फिर पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है ना। इनके अंदर गैमीट्स होते हैं, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, होता और अंदर ओव्यूल तक आ जाता है। अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एग, है ना, अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एग। ये रहा एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक में ये एग है और ये पोलर न्यूक्लियाई है ना। मैं लिख देती हूँ पोलर न्यूक्लियाई,
ये दो अलग अलग हैप्लॉइड न्यूक्लियस अलग अलग प्रेजेंट होते हैं और यहाँ प्रेजेंट है हमारा एग। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है हमारा एग। तो क्या होता है, यहाँ से जब पोलन ट्यूब आती है तो पोलन ट्यूब के अंदर, मतलब इस पोलन ग्रेन के अंदर, ये देखो मैं इस तरीके से दिखाती हूँ, ये रहा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन ना इस तरीके से डिवाइडेड होता है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होती है ना, इसको अभी आप फिलहाल इसको भी छोड़ दो, इसके अंदर चलो वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। इस जनरेटिव सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स। ठीक, तो ये 2 मेल गैमीट अंदर आ रहे हैं। अब ये 2 मेल गैमीट करेंगे फ्यूजन। एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग के साथ, एक मेल गैमीट, मेल गैमीट, एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग के साथ और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, है ना, और यही जाइगोट आगे चल के सीड बनेगा। ठीक, अब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक मेल गैमीट, क्योंकि 2 मेल गैमीट आ रहे हैं ना, तो एक मेल गैमीट इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा, मेल गैमीट। ठीक, और क्या बनेगा, क्योंकि 1 2 3 3n है ना, 3n है और यहां बन जाएगा बेटा एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, है ना, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन यहां हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन यहां हुआ, इसलिए हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो ये ओवरी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, है ना, फ्लावर के सारे पार्ट झड़ जाते हैं और ये जो जाइगोट बन रहा है ना, ओव्यूल्स, ये बेसिकली ओव्यूल्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में। ठीक है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में, सॉरी जाइगोट एम्ब्रियो बन जाएगा, है ना, एम्ब्रियो ऐसे। तो भाई ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। ठीक है जी, इस तरीके से कहानी होती है। तो अब हमारे को क्या पढ़ना है, अब हमारे को पढ़ना है बेटा, कहाँ गया, फ्रूट। ठीक है, अब हमारे को क्या पढ़ना है बेटा, फ्रूट पढ़ना है। चलिए फ्रूट पढ़ते हैं। फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, क्योंकि ये बन रहा है एक मैच्योर्ड राइपेंड ओवरी से आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यही पढ़ा था। इफ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, है ना, और फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, अब फ्रूट का स्ट्रक्चर क्या है, तो फ्रूट के बाद जैसे मैंने पढ़ा था ना, ओव्यूल है, ओव्यूल है, तो ओव्यूल की कवरिंग, ओव्यूल क्योंकि सीड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ओव्यूल की कवरिंग सीड कवरिंग हो जाएगी, है ना, और ओवरी जो है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, तो ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, यस। तो यस, फ्रूट्स के पास फ्रूट की वॉल होती है और उसके अंदर सीड होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है तो फ्रूट के अंदर सीड होगा। फ्रूट की कवरिंग को पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लेशी भी हो सकती है। अगर थिक और फ्लेशी है तो उसके 3 पार्ट हैं। सबसे बाहर एपिकार्प, उसके अंदर मीजोकार्प, उसके अंदर एंडोकार्प। सबसे अंदर वाला एंडोकार्प, उससे बाहर मीजोकार्प, सबसे बाहर एपिकार्प, है ना। अब देखो ये बहुत अलग अलग हो सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास। कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे ड्रूप फ्रूट्स बोलते हैं। फ्रूट जैसे कि मैंगो और कोकोनट ड्रूप फ्रूट होते हैं। ड्रूप मतलब ये मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से बने हैं। मोनोकार्पलरी एक कार्पेल, सुपीरियर ओवरी, याद आया, ओवरी ऊपर होगी, बाकी सारे पार्ट नीचे से डेवलप हो रहे हैं। सुपीरियर ओवरी यूजुअली 1 सीड, मतलब एक ओवरी के अंदर एक ही सीड होगा। देन
जैसे कि मैंगो। अब आप देखो मैंगो के सबसे बाहर वाली कवरिंग एपिकार्प, जो हम खाते हैं ना मैंगो के ऐसे स्लाइसेस बना के, है ना, पल्प जो हम खाते हैं, दैट इज मीजोकार्प। और सबसे अंदर सीड है तो सीड की जो कवरिंग होगी वो एंडोकार्प। तो एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। लेकिन अगर कोकोनट की बात करोगे तो कोकोनट का उल्टा हो जाएगा। देखो मैंगो में एपिकार्प पतला होता है, आउटर स्किन होती है, मीजोकार्प फ्लेशी होता है जिसको हम खाते हैं एडिबल, और एंडोकार्प हार्ड और स्टोनी होता है क्योंकि उसका जो बीज होता है उसकी जो कवरिंग है दैट इज क्या, एंडोकार्प। ठीक, अब कोकोनट पे देखो इसका उल्टा है। कोकोनट सबसे बाहर वाला थिन और आउटर कवरिंग होगी। मीजोकार्प, हम मैंगो के अंदर मीजोकार्प खा रहे हैं लेकिन कोकोनट में जो मीजोकार्प होता है ना वो होता है बेटे जिसमें, अब देखो नवरात्र है ना, नवरात्रों में देखो क्या बाहर वाली जो नारियल चढ़ाते हैं ना, तो नारियल के जो फाइब्रस वाला पार्ट है ना, धागेदार जो स्ट्रक्चर्स होंगे दैट इज मीजोकार्प, है ना। और उसके अंदर एंडोकार्प, हार्ड शेल, ऐसे जब नारियल सूखा होता है वो टक 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 करके ब्राउन सा दिखता है, हार्ड शेल, वो होता है एंडोकार्प। तो मैम फिर हम नारियल का खाते क्या है, हम नारियल का एंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। अब देखो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो के पार्ट हैं वो क्या है। ठीक, सीड मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। जैसे ओव्यूल की कवरिंग, ओव्यूरी की कवरिंग, फ्रूट की कवरिंग, ऐसी ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया तो ओव्यूल की कवरिंग, सीड की कवरिंग, सीड कोट बोलते हैं। और साथ साथ उसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में पार्ट होते हैं रेडिकल, कॉटिलिडन्स, एम्ब्रियो एक्सिस और कॉटिलिडन। रेडिकल एम्ब्रियोनिक रूट्स बनाएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे हम देखेंगे आगे प्लूम्यूल भी होगा, और कॉटिलिडन, एक कॉटिलिडन है मोनोकॉट, दो कॉटिलिडन है डाइकॉट। लो जी लो, ऐसे टेंशन मत लो भाई, ये लो, ये रहा डाइकॉट के स्ट्रक्चर के साथ समझाऊंगी। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, ये देखो मैंने लिया है काले चने का, ठीक है, क्योंकि काले चने खाने में बड़ा मजा आता है, राइट। तो ऐसे उबले हुए काले चने तो ओए होए स्वाद ही आ जाता है, राइट। तो भाई हमने लिए हैं काले चने क्योंकि एनसीईआरटी ने इसी का एग्जांपल दिया है। ठीक, अब देखो आप इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हो, अंदर से तोड़ते हो तो ऐसे येलो येलो कलर का पार्ट दिखता है, दिस इज डाइकॉट, दिस इज डाइकॉट। अब देखो कॉटिलिडन के अंदर नीचे ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर वाला पार्ट इज प्लूम्यूल, नीचे वाला पार्ट इज रेडिकल और साइड वाला पार्ट इज कॉटिलिडन। वेरी इजी, ठीक है। तो देखो मैं एक डाइकॉट सीड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती हूँ। इसका सीड कोट यानी इसके पास सीड की कवरिंग होगी, उसके बाहर दो लेयर होंगे। जो सबसे बाहर सीड की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है उस कवरिंग का नाम दिया जाएगा टेस्टा, टेस्ला नहीं भाई, टेस्टा, ठीक है, टेस्टा। और अंदर वाली टेगमेन, अंदर वाली टेगमेन, बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टेगमेन। अब देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसे हाइलम, माइक्रोपाइल, ये सारे वर्ड्स आपको दिए गए हैं और पूछे भी जाता है। हाइलम, स्कार वेयर सीड वाज अटैच्ड टू फ्रूट, सीड अटैच होता है फ्रूट से, वो वाला स्कार इज नोन एज ये माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर होता है अबव द हाइलम, हाइलम के ऊपर थोड़ा सा, मतलब मैंने ऐसे नीचे कर रखा, आप इसको ऐसे पढ़ो, है ना। तो नीचे हाइलम और ऊपर माइक्रोपाइल, इसको ऐसे करके पढ़ो, ठीक। तो ऊपर तो हाइलम के ऊपर स्मॉल पोर अबव हाइलम, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल, ठीक है। जब हम 12th में आ जाएंगे ना तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में पढ़ते हैं ये, है ना। चलो इतना भी के लिए बहुत है, स्मॉल पोर अबव द हाइलम। अब सीड कोट के अंदर वही चीज मैंने आपको बताई थी, सीड कोट के अंदर क्या है, हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यानी हमारा पूरा एम्ब्रियो है। इसमें एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलिडन होंगे। देखो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलिडन होंगे। कॉटिलिडन कैसे होंगे, फ्लैशी होंगे और खाने को स्टोर करके रखेंगे, वही तो खाते हैं तुम ये जो काले चना खा रहे हो ना, बेसिकली तुम कॉटिलिडन ही खा रहे हो, तुम कॉटिलिडन ही खा रहे हो, ठीक है। तो फ्लैशी होंगे, है ना, और स्टोर करके रखेंगे फूड को, वही तो हम खाएंगे। रेडिकल, लो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड को रेडिकल बोलेंगे, जो आगे चल के क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, है ना। प्लूम्यूल शूट बनाता है ना, पढ़ा है ना हमने, रूट बनाता है, शूट बनाता है। जब
कोई भी सीड होता है, पेड़ उगाना है हमें तो उसके बीज को ही तो डालते हैं, बीज मतलब सीड, सीड को ही तो डालता है ना, तभी तो पेड़ उगता है। तो रेडिकल नीचे रूट्स बना देता है और ये शूट बना देता है। आप देखो स्प्राउट्स बनाते हो ना, भिगो के रख देते हो, मॉइस्चर लेते ही वो हल्के-हल्के ग्रो करने लग जाते हैं, उसको खाते हो, है ना? तो वही सीड के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो सीड की कवरिंग, छिलके, है ना? बाहर वाले छिलके को हम बोलते हैं टेस्टा, ठीक है? और अंदर वाले को टेगमेन, ठीक है जी? अंदर वाले को टेगमेन। अब डाइकॉट के अंदर सीड भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक होता है बेटा एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस, ठीक है? एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे जिसके अंदर एंडोस्पर्म रहता है। अब होता क्या है, मैंने जब आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया है ना, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था ना, ये देखो, तो मैंने आपको क्या बोला था, एक बनता है एंडोस्पर्म, एक बनता है एम्ब्रियो। तो क्या होता है, ये जाइगोट, पहले तो जाइगोट बनता है, तो ये जाइगोट तब डिवाइड करना स्टार्ट करेगा बेटा जब इसके पास खाने पीने का सब कुछ होगा। तो वो खाना पीना क्या है, यही, ये एंडोस्पर्म जो है ये फूड को स्टोर करके रखता है कि भाई हमारा जो छोटा सा नन्नू मुन्नू सा बच्चा है ना जाइगोट, इसको खाने पीने की कोई दुख दुविधा ना हो, तो उसके लिए एंडोस्पर्म खाना स्टोर करके रखता है, ठीक है? तो एंडोस्पर्म क्या करता है बेटा, स्टोर करके रखता है किसको, फूड को, ताकि जाइगोट डिवाइड करे तो उसको खाना पीना मिल जाए। तो अब वही खाना पीना, वही खाना पीना अगर एंडोस्पर्म से लिया तो कॉटिलेडन में डाल दिया, सीधी सी बात, ऐसे याद करो, एंडोस्पर्म से लिया कॉटिलेडन में डाल दिया। अगर कॉटिलेडन है तो एंडोस्पर्म खत्म हो गया होगा, अगर कॉटिलेडन अच्छे से नहीं बना तो एंडोस्पर्म होगा, है ना? तो एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस, यानी अगर एंडोस्पर्म है तो कॉटिलेडन इसके कैसे होंगे बेटा, थोड़े से हल्के होंगे, कैस्टर। नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा इन सीड के अंदर, क्योंकि इनके अंदर कॉटिलेडन बहुत अच्छे से बन गए हैं, बीन्स, ग्राम, पी, ऐसे याद कर लेना, ठीक? बस याद करने की ट्रिक्स ही बता रही हूँ। चलो अब बात करते हैं, वो तो हो गई डाइकॉट की बात, अब बात करते हैं मोनोकॉट की, ठीक है? मोनोकॉटिलेडनस सीड, मोनोकॉट सीड जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये अक्सर एंडोस्पर्मिक सीड देखे गए हैं, बट सम जैसे कि ऑर्किड्स ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। कलरफुल फ्लावर्स देखे, ऑर्किड के फ्लावर्स बहुत आते हैं, ठीक? तो जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक है, जैसे कि ऑर्किड्स। चलो मोनोकॉट में सबसे पहले दिमाग में क्या आता है भाई, चावल, गेहूं, है ना, इनका एग्जाम्पल आता है, या मेज, स्वीट कॉर्न खाते हो, है? मेज, मेज का एक दाने को भी आप ले सकते हो। तो एनसीईआरटी ने ना उसी का पिक्चर दिखाई है मोनोकॉट में, उसी के पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। ये देखो, ये लो जी, ये लो, मोनोकॉट सीड्स आर जनरली एंडोस्पर्मिक एक्सेप्शन ऑर्किड्स, दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। और हमारे पास एग्जांपल है सीरियल में मेज का, ये लो, मेज का मैंने एक दाना निकाला, आहा, खाने पीने की बातें होते रहते तो अलग ही मजा आता है ना? चलो जी, हमने लिया स्वीट कॉर्न, जा रहे थे, स्वीट कॉर्न बेच रहे थे, हमने स्वीट कॉर्न खरीदा और फिर खाया, और फिर उसके एक दाने को पकड़ के स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर हमने देखा कि जी जब हमने इसको पढ़ा तो ये वाला जो पार्ट था मेनली जो हम खा रहे थे, दैट इज एंडोस्पर्म, और इसके अंदर एम्ब्रियो होता है। अब आप ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ये देखो, ये इसका एंडोस्पर्म है, मैक्सिमम पार्ट ये देखो एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक लेयर है, इस लेयर का नाम है एल्यूरोन लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? यहाँ पे सीड कोट और फ्रूट, यानी हम जो खा रहे हैं ये पूरा सीड कोट और फ्रूट दोनों आपस में फ्यूज हो गया है, तो ये कवरिंग क्या है, सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों फ्यूज हो गई हैं, ठीक है? सीड और फ्रूट की दोनों की वॉल फ्यूज हो गई हैं। अंदर क्या है, एंडोस्पर्म ये वाला, और एंडोस्पर्म की अपनी भी लेयर है, एल्यूरोन लेयर। अब इसके नीचे वाला पार्ट जो बचा वो है हमारा असली कॉटिलेडन, तो ये रहा एक कॉटिलेडन, इस कॉटिलेडन का नाम है स्क्यूटेलम। कैसा है, शील्ड शेप, है ना? शील्ड शेप, शील्ड शेप जैसे कैप्टन अमेरिका का, है ना? शील्ड, सब शील्ड लेके रखते थे ना तलवारबाज अपने लिए, है ना? ऐसे शील्ड एक तरफ से पकड़ रहे हैं और इधर से तलवार चला रहे हैं, ऐसी एक शील्ड बना के रखने वाला एक शील्ड की शेप का स्क्यूटेलम है। कह रहे मैम वो तो सर्कुलर था, ये तो अलग है।
है ना, बट ये शील्डिंग की शेप में है। पहले वाले ना ऐसे लंबे लंबे आते थे, ऐसे नहीं आते थे पहले, लंबे वाले ऐसे ऐसे प्रोटेक्ट करते थे, फिर इधर से तलवार चलाते थे, है ना। तुमने देखी नहीं होगी, तुम जेंजीज हो ना। नया कैप्टन अमेरिका देखो, पुराने वाले टाइम पे देखोगे तो पुराने में ऐसे शील्ड शेप आता है, ठीक। तो ये एंडोस्पर्म है, दिस इज स्क्यूटुलम। अब इधर देखोगे कि ये एम्ब्रियो पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ध्यान देना बेटा, एम्ब्रियो के अंदर प्लीम्यूल होता ही है, हमने पढ़ा है, और नीचे रेडिकल भी होता है। प्लीम्यूल की कवरिंग ये देखो कोलियोप्टाइल, रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा। भाई मैं बहुत भूलती थी, तो मैं एक तरीका बताती हूँ। देखो रेडिकल और राइजा में दोनों में आर आर है, कोलियोप्टाइल और प्लीम्यूल में पीपी है। बस आगे पीछे नाम ना हो जाए, इतना ध्यान रखना, है ना। कोलियोप्टाइल प्लीम्यूल के साथ और कोलियोराइजा रेडिकल के साथ। बस ये आगे पीछे मत कर देना। नाम तो भाई याद करने ही पड़ेंगे। कहो मैम हमें तो नाम ही याद नहीं हो रहे, नाम तो भाई खुद ही याद करने पड़ेंगे, ठीक। नाम तो भाई याद करने ही पड़ते हैं। गाने भी तो याद हो जाते हैं। गाने कौन सा तुम लिख लिख के याद करते हो? गाने सुनते रहते हो, गाते रहते हो, याद हो जाते हैं। ऐसी बेटा पढ़ाई करते रहोगे ना, ऐसी बोलते रहोगे, नाम लेते रहोगे, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक। तो भाई प्लीम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल, रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा, ठीक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट। ये अब अपने को बहुत अच्छे से ना याद हो जाना चाहिए। खुद से बना के एक बार ऐसे देखो, ऐसे बना देना फटाफट से। एक शील्ड शेप का ये बना दिया, फिर इसके अंदर ये सीड वॉल और फ्रूट वॉल कवर हो गई, फिर ये वाला पार्ट हमने बना दिया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के चारों तरफ कवरिंग बना दो, किसकी? एलिरोन लेयर की। ये लो एलिरोन लेयर की कवरिंग बन गई। नीचे वाला पार्ट क्या है बेटा? नीचे वाला पार्ट है हमारा स्क्यूटुलम। ये बन गया हमारा स्क्यूटुलम। थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है। फिर स्क्यूटुलम में आप यहाँ देखोगे, इधर रेडिकल है, रेडिकल की कवरिंग कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, और इधर प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल, ठीक। बन गया। बस ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो चीज अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक। चलो इसको आप लेबल कर सकते हो। चलिए इसी के साथ देखते हैं एग्जाम्पल। सीरियल सीड, मेज सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है, फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज होता है। इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है? बल्की होता है, फूड स्टोरेज टिश्यू कहलाया जाता है। एलिरोन लेयर प्रोटीन की बनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट कि ये एलिरोन लेयर जो है प्रोटीनेशियस लेयर होती है, जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को अलग अलग कर देती है। एम्ब्रियो छोटा सा होता है, एंडोस्पर्म के ग्रूव में प्रेजेंट है, और इसमें एक कॉटिलेडन है शील्ड शेप, जिसका नाम है स्क्यूटुलम। स्क्यूटुलम इज कॉटिलेडन। इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लीम्यूल और रेडिकल दोनों होंगे। प्लीम्यूल को कोलियोप्टाइल कवर करके रखेगा और रेडिकल को कोलियोराइजा कवर करके रखेगा। अब ये भी पढ़ा है ना भाई। जितना ज्यादा हो सके भाई डायग्राम बना बना के ऐसे ही, है ना, चीजों को याद करते रहना। ये देखो एंडोस्पर्म बना दिया, एलिरोन लेयर बना दी, स्क्यूटुलम बना दिया, ये सारा क्या है? स्क्यूटुलम है। फिर इसमें प्लीम्यूल, रेडिकल, रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा, प्लीम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल। कितनी बार बना लिया? याद हो गई चीजें, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा सीड के पार्ट पे, ठीक है। सीड का जो एंडोस्पर्म होता है उसके बारे में। अच्छा ये तो हमने लिख ही लिया है, ये तो हमने सारा लिख ही लिया है, ठीक। चलिए जी, तो हमारा फ्रूट भी हो गया और हमारा जी है सीड भी हो गया। अब बारी है भाई फ्लावर के, आपने देखा होगा फ्लोरल डायग्राम्स, है ना, फ्लोरल डायग्राम्स को समझने की। तो यस गाइस, कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के थ्रू एक किसी भी टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ सिंबल्स हैं उसको पढ़ने के लिए। जैसे अगर आपको किसी भी फ्लावर का वो बताना है, फ्लोरल फॉर्मूला बताना है, तो आप देख के ही बता सकते हो फ्लोरल फॉर्मूला से या फ्लोरल डायग्राम से कि उसके अंदर क्या क्या है, किस कंडीशन में है। तो कुछ सिंबल्स हैं, जैसे दमशराज खेलते हैं, है ना, हिंदी, इंग्लिश, नई, पुरानी, ऐसे सिंबल से बनाते हैं ना याद करने के लिए। ऐसे बेटा इसके भी हमारे को याद करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाने हैं। जैसे कि अगर ऐसे क्रॉस बनाओगे तो एक्टिनोमॉर्फिक दिखा रहा है, यानी रेडियल सिमेट्री है। परसेंटेज दिखाओगे जाइगोमॉर्फिक है, बाइलेटरल सिमेट्री दिखा रहा है। अब देखो फीमेल को हम ऐसे दिखाते हैं, मेल को हम ऐसे दिखाते हैं, दोनों को फ्यूज कर दो, ये देखो बाइसेक्सुअल, यानी ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, क्योंकि ये मेल है ये फीमेल है।
जी के नीचे सुपीरियर ओवरी, जी के ऊपर इंफीरियर ओवरी, ठीक। बी आर ब्रैक्टेट, के कैलेक्स, सी कोरोला, पी पेरियंथ, ए एंड्रोशियम, जी गाइनोशियम, है ना। ये कुछ सिंबल्स हैं, बहुत सरल है। देखो ब्रैक्टेट, बी आर से पता चल रहा है, कैलेक्स ऐसा लग रहा है ना के से होगा, कैलेक्स, सी कोरोला, पी पेरियंथ, ए एंड्रोशियम और जी गाइनोशियम। तो भाई सबसे पहले फैमिली आती है हमारी सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली पोटैटो फैमिली है, ठीक है। पोटैटो, टमाटो का तो है बना हुआ, आहा टमाटर बड़े मजेदार, है ना। ऐसी आलू का, आहा रे आलू बड़े मजेदार, ठीक है। तो भाई आलू फैमिली, हर सब्जी में भाई आलू डल जाता है, तो सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है ना। और आलू इसका खास मेंबर है, बहुत फेमस है बेटा, इसलिए पोटैटो फैमिली इसके नाम पे रखा गया। लार्ज फैमिली पोटैटो फैमिली है, वाइडली प्रेजेंट होते हैं ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन, सभी जगह ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनके मेंबर्स सब जगह पाए जाते हैं। सोलेनेसी फैमिली के अंदर कुछ इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को अपन को याद करने हैं। हैबिटेट मोस्टली हर्ब्स, शर्ब्स और रेयरली कुछ स्मॉल ट्रीज होते हैं। स्टेम हर्बेशियस होते हैं, वुडी होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। सॉलिड या होलो भी हो सकते हैं, हेरी या ग्लैब्रस भी हो सकते हैं, यानी कुछ सिक्रीशन भी कर रहे होते हैं। ट्यूबुलर पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम कहलाया जाता है, जिसमें ट्यूब्स निकलती हैं, और अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन का एक नाम है ट्यूबर, जिसमें आलू बेहद फिट, बढ़िया तरीके से फिट होता है। आपने देखोगे ना आलू के ऊपर ऐसे बीच बीच में मोटे मोटे से नोड से बन जाता है, राइट। ये ट्यूबर कंडीशन को दर्शाता है। इनके अंदर लीफ कैसी होंगी, ऑल्टरनेट, हम पढ़ चुके हैं। सिंपल लीफ होंगी, है ना, और रेयरली कभी पिन्नेट कंपाउंड देखने को मिल सकती है। एक्सटिपुलेट है यानी स्टिप्यूल्स नहीं है। रेटिकुलेट वेनेशन है यानी डाइकॉट्स वाले मेंबर्स हैं, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन याद आ रहा है, पत्तियों में इस तरीके से नेटवर्क, एक रेटिकुलेट था एक पैरेलल था, ये सब होंगे, ठीक। फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या होंगे, फ्लोरल कैरेक्टर होंगे, फ्लावर इनका सॉलिटरी होगा, एक सिंगल फ्लावर अकेला होगा, एक्सिलरी भी होगा और साइमोस कंडीशन दिखाएगा। अब देखो क्योंकि हम ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अब एनसीईआरटी भी यही बोलते हैं ना कि भाई अब तुम पूरा पढ़ चुके हो, तो अब मैं बस नाम बोलूंगा और तुम खुद से रिलेट करोगे, है ना। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बस अब अपने को याद ही करना है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस दर्शाएगा, सोलेनम इसका मेंबर है। फ्लावर बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। कैलेक्स 5 होंगे, यूनाइटेड होंगे, परसिस्टेंट होंगे और वेलवेट एस्टिवेशन दिखा रहे होंगे। तो क्या हम इसके फ्लोरल उस पे आ जाए, फॉर्मूला पे देखो, एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब मैं यहीं से देख के बता सकती हूँ, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलेक्स 5 है और 5 फ्यूज्ड है, कोरोला 5 है और 5 फ्यूज्ड है, क्योंकि अगर ब्रैकेट बना दिया तो ये यानी फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम 5 है और फ्यूज नहीं है ना, एंड्रोशियम 5 है लेकिन फ्यूज नहीं है, फ्री है। गाइनोशियम में 2 पार्ट फ्यूज है, ठीक। तो चलो देखो कैलेक्स कैसे है, 5 है, फ्यूज है, यूनाइटेड 5, और यहाँ पे लिखेंगे हम वेलवेट एस्टिवेशन, यानी इनके बॉर्डर जो है इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। तो हम इसके पिक्चर के अंदर भी ये देख सकते हैं। तो देखो बाहर से एक्टिनोमॉर्फिक है और 1 2 3 4 5 आपस में कैसे हैं, देखो इस तरीके से फ्यूज्ड है, 5 है, 5 फ्यूज्ड है। अंदर देखो, अंदर पेटल्स 1 2 3 4 5 पेटल भी फ्यूज्ड है, पेटल भी ये देखो इस तरीके से फ्यूज्ड है। लेकिन यहाँ कहानी अब कुछ और दिख रही है, यहाँ अब देखो आपको आएगा मजा। अंदर कोरोला 5 यूनाइटेड वॉल्वेट एस्टिवेशन में फ्यूज है। एंड्रोशियम 5 स्टेमन एपीपेटलस, यानी कि पेटल से अटैच है, और आप यहाँ देख सकते हो बेटा कि 5 स्टेमन 1 2 3 4 5 5 पेटल, 5 एंड्रोशियम, 5 पेटल से फ्यूज हैं। एपीपेटलस, यही तो बड़ा था, एपीपेटलस कंडीशन कहलाई जाएगी। बहुत ही बढ़िया जी, बल्ले बल्ले। गाइनोशियम बाइकार्पलरी 2, सिनकार्पस फ्यूज, इसलिए 2
फ्यूज दिखाए हैं, ओवरी सुपीरियर होगी, ठीक है, और बाइलोक्यूलर होगी। एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा कभी कभी स्वेलन होगा बहुत सारे ओव्यूल्स के साथ, ठीक है। तो ये हमने फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर भी देख लिया और यहाँ भी देख लो। क्या है, ओवरी कैसी है बेटा, बाइलोक्यूल, यानी एक पिंक कलर का लोक्यूल, एक पिंक कलर का लोक्यूल। और एक्साइल प्रेजेंटेशन में यही तो था कि 2 लोब्स बन रहे थे और ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस से जुड़ा हुआ था। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन भी दिखा रहा है और बाइलोक्यूलर ओवरी भी दिखा रहा है। फॉर्मूला के थ्रू हमने 2 को इस तरीके से फ्यूज करके दिखा दिया, ठीक है। और ओवरी सुपीरियर है तो अंडरलाइन कर दो उसको, ठीक है। यस, इसके फ्रूट कैसे हैं, बेरी और कैप्सूल्स। सीड इसके अंदर बहुत सारे होते हैं और एंडोस्पर्मस नेचर के होते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्मस नेचर के होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगा कि इनके मेंबर्स जो होते हैं वो फूड प्लांट होते हैं, है ना। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, बैंगन, स्पाइसेस, मिर्च मसाले बनाने के काम है। मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि बेलाडोना, अश्वगंधा, इनके बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं। फ्यूमिगेटरी फ्यूम्स निकलते हैं जिसमें से, है ना, धुआं, टबैको। ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए, जैसे पिट्यूनिया फ्लावर्स, ठीक। तो ये इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हो गए। अब आपके एनसीईआरटी में एक और दे रखा है जिसके बारे में डिटेल में नहीं है, लेकिन उसका फ्लोरल फॉर्मूला नीचे ही लिखा है। ये आपका होमवर्क होगा कि आप उसको एक बार खुद से देख के पढ़ें और समझें, ठीक है। बस उसका फ्लोरल फॉर्मूला ही दिया हुआ है ब्रासिकेसी फैमिली का, आप एक बार जाके उसको देखें, ठीक है, और उसका फ्लोरल फॉर्मूला को उसको रिलेट करें। दिस इज योर होमवर्क, ठीक। तो यस गाइस, इसी के साथ हमारे समाप्त हो चुका है पूरा का पूरा चैप्टर। हमने एनसीईआरटी की सारी चीजें कवर कर ली है गाइस, है ना। और अब बारी है बेटा आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की। तो एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस की, तो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ अटैच करे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हाउ इज पिन्नेट कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम अ पामेट कंपाउंड लीफ। तो मैंने एग्जाम्पल्स भी दिया है, जैसे लीफलेट अराइज फ्रॉम अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैचेस, एग्जाम्पल पिन्नेट का और पामेट का। ऐसी एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी, वो मैंने यहाँ दे दिया है। इसी तरीके से मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर दिए हैं। बट बिफोर दैट सबसे पहले आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको वो आंसर्स आते हैं कि नहीं आते। तो पहले खुद से वो क्वेश्चंस पढ़ो, उनके आंसर्स लिखो, और अगर लगता है कि नहीं हमारे को हेल्प की जरूरत है तो ये रहे क्वेश्चंस और आंसर, मैं आपको पीडीएफ में अटैच कर देती हूँ, ठीक है। तो यस गाइस, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा मॉर्फोलॉजी का चैप्टर। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, एंड गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।